चैप्टर 61 रेयांश का सुसाइड अटेम्प्ट। तो अब तक आपने देखा था कि दक्ष को फील होता है कि कुछ गलत होने वाला है और वो दौड़कर छत की ओर जाता है। जब वो छत पर पहुंचता है तो वो देखता है रेयांश छत की दीवार पर खड़ा है और दीवार पर खड़ा होकर वो जमीन की तरफ देख रहा है। सो ये सिनेरियो देख के दक्ष की हालत बेकार हो जाती है कि हो क्या रहा है। सो देखते ही देखते वो रेयांश था वो कूद जाता है वहां से। सो हमारा दक्ष हीरो की तरह एंट्री मारता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अब आगे क्या हुआ देखते रहिए। रेयांश गिरने ही वाला था कि दक्ष उसका हाथ टाइटली जाके पकड़ लेता है। रेयांश देखता है कि मैं गिरा नहीं हूं अभी तक। वो ऊपर की तरफ देखता है कि दक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। रेयांश दक्ष से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। रेयांश, दक्ष छोड़ो मेरा हाथ, मैं मरना चाहता हूं। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। मेरी वजह से 3 जान पहले ही जा चुकी है और एक अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही है। मुझे जीने का कोई भी हक नहीं है। मैं अपनी गौरी के पास जाना चाहता हूं। छोड़ो मुझे दक्ष, छोड़ो। रेयांश मचल रहा था पर दक्ष ने रेयांश का हाथ काफी टाइटली पकड़ रखा था। दक्ष, रेयांश अपनी बकवास बंद करो और ऊपर आओ। रेयांश, नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अब तुम मेरा हाथ छोड़ दो। रेयांश कुछ सुनने को तैयार नहीं था। तब तक वहां सक्षम भी आ जाता है। सक्षम यह बताने आया था कि डॉक्टर आ गया है, पर सक्षम को यह दोनों की खबर कहीं मिल नहीं रही थी कि ये लोग कहाँ हैं। तो किसी ने दक्ष को देखा था छत पर जाते हुए, तो सक्षम भी छत पर आता है और ये नजारा देखता है। सक्षम ये नजारा देखकर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है कि ये हो क्या रहा है और रेयांश कभी ऐसा कदम भी उठा सकता था। यह उसके लिए काफी शॉकिंग रहा। कुछ देर की मशक्कत के बाद फाइनली दक्ष और सक्षम ने रेयांश को ऊपर खींच लिया। जैसे कि हमें पता है कि दक्ष यहाँ पे हीरोइक फील कर रहा है, साउंड भी कर रहा है हीरोइक, मगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो किसी आदमी को ऊपर खींचना सिंगल आदमी के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि उस पर ग्रेविटी भी वर्क कर रही है, तो उसका वेट दुगना हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाया गया कि 2 लोग मिल गए उसे ऊपर खींच रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, बहुत बकवास करता हूं मैं। ऊपर पहुंचते ही दक्ष ने रेयांश को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोर था कि रेयांश संभल नहीं पाया और नीचे गिर गया। उसके गालों पर दक्ष की उंगलियां छप चुकी थी और होठों और कानों से खून आने लगा। दक्ष, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी जान देने की? तुम खुद को समझते क्या हो? जब जो मन में आया कर दिया, बिना यह सोचे कि उससे बाकियों पर क्या असर पड़ेगा। रेयांश अभी भी वैसे ही गिरा हुआ था और नीचे की तरफ ही देख रहा था। दक्ष, सब तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता है। तुमने आज तक जो भी किया बिना सोचे समझे किया और आज भी वही करने जा रहे हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज गौरी इस दुनिया में नहीं है और वहां अंदर रिया भी तुम्हारी वजह से मौत और जिंदगी से लड़ रही है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी जान दे दोगे, तुम सब कुछ ठीक कर लोगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। उल्टा जो लोग अभी तुम्हारी जिंदगी से बचे हैं उन्हें भी दर्द होंगे। रेयांश दक्ष की तरफ देखने लगता है। दक्ष, रेयांश तुम खुदगर्ज इंसान हो जिसे बस खुद से मतलब है, खुद से प्यार है और किसी से नहीं। ना तुमने कभी गौरी से प्यार किया, ना तुमने कभी रिया से। अगर तुम्हें किसी एक से भी प्यार होता ना तो आज सब कुछ ठीक होता। ना गौरी मरती, ना आज रिया इस हालत में होती। सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश होते हैं। ना तुम रिया के साथ, ना तुम रिया का साथ निभा पाए, ना कभी गौरी के साथ। अगर तुम सच में रिया से प्यार करते हो तो तुम कभी भी गौरी के करीब नहीं जाते। तुम खुद लूज कैरेक्टर हो रेयांश। और तब भी गौरी को बोल रहे थे,
वो कह रहा है कि तुम खुद लूज करेक्टर हो और तुम गौरी को बोल रहे थे। वो तो बेचारी तुमसे प्यार करती थी। यह बात सुनकर रेयांश हैरान से दक्ष को देखने लगता है। दक्ष, हाँ वो तुमसे प्यार करती थी, मुझे दिख गया उसका प्यार, पर तुम्हें नहीं। अफसोस है ये। मैंने देखा था उसकी आंखों में जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, कितना डर गई थी वो, कितना ख्याल रखती थी तुम्हारा। इतना ख्याल इंसान तभी रखता है जब वो किसी से प्यार करता है। रेयांश, तुम किसी भी लायक नहीं हो, और शायद इसलिए भगवान ने गौरी को अपने पास बुला लिया ताकि तुम्हें सजा दे सके। अब यह सजा तुम्हें जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। मेरी बात तुम आज कान खोल कर सुन लो। अगर आज के बाद तुमने फिर कभी भी यह करने की सोची तो फिर तुम यह भूल जाना कि तुम्हारा कोई दक्ष नाम का दोस्त था। और सक्षम बोलता है, और साथ ही यह भी भूल जाना कि सक्षम नाम का भी कोई दोस्त था। दक्ष, गौरी ऊपर से तुम्हें देख नहीं रही होगी। माय मिस्टेक। गौरी ऊपर से तुम्हें देख रही होगी। तुम्हें ऐसे देखकर उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। जीते जी तो तुमने उसे कोई खुशी नहीं दी, कम से कम मरने के बाद तो उसे सुकून दे दो। यह बोलकर दक्ष वहां से चला जाता है। दक्ष की बातें उसे इतना हर्ट करती है, या कह सकते हैं दक्ष की बातें उसके माइंड में घुस जाती हैं। थोड़ी देर बाद रेयांश और सक्षम भी नीचे आ जाते हैं। दक्ष रिया के रूम के बाहर खड़ा रहता है। डॉक्टर बाहर आता है और बताता है कि ऑपरेशन करना होगा। रिया को सीवियर हेड इंजरी है। इसकी वजह से शायद रिया की याददाश्त भी जा सकती है। दक्ष कंफर्मेशन दे देता है कि ठीक है डॉक्टर, आप जाके उसका ऑपरेशन करिए। 4 घंटे बीतते हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है। अगले दिन रिया को होश आता है और यह भी पता चलता है कि रिया की याददाश्त चली गई है। आज के चैप्टर का नाम है अगर आपको जानना है प्रेम को मौका देना। टाइटल से ही पता चल रहा है कि इसमें न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है। आपका माइंड रिफ्रेश करने के लिए और पीछे का चैप्टर याद दिलाने के लिए मैं आपको छोटा सा फ्लैशबैक दे रहा हूं कि पीछे चैप्टर में क्या हुआ। आप सभी ने देखा कि रेयांश दीवार पर चढ़कर कूदने वाला था और दक्ष ने उसे बचाया, उसे उसकी सच्चाई दिखाई, उसे उसका प्रेम याद दिलाया, उसे गौरी के बारे में बताया कि वो उससे प्रेम करती थी। और रेयांश की वजह से अब रिया खतरे में है। और फिर सक्षम ने बताया कि डॉक्टर आ गया है और सक्षम ने बोला कि जाके दक्ष उससे डील करे। फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको काफी सीवियर हेड इंजरी है, उसकी वजह से इसका ऑपरेशन करना होगा और हो सकता है कि इसकी याददाश्त चली जाए और यह भी हो सकता है कि इसकी याददाश्त वापस भी आ जाए। 50-50% चांसेस है। तो दक्ष ने डॉक्टर को परमिशन दी कि आप कंटिन्यू करिए। देखते हैं आज क्या हुआ। अब आगे ऐसा नहीं था कि रिया को अभी कुछ नहीं याद है। रिया का ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर ने बताया कि रिया की याददाश्त भी आ सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है रिया की याददाश्त कभी भी ना आए। ऑपरेशन के बाद जब रिया को होश आया तो उसे इतना ही बताया गया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। और रेयांश, दक्ष और सक्षम उसके काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं। उन सब ने इकट्ठा ही पढ़ाई की। रिया को यह नहीं बताया गया था कि वो और रेयांश रिलेशनशिप में थे, पर रिया को हमेशा रेयांश की तरफ झुकाव सा फील होता था क्योंकि उसकी याददाश्त गई थी, उसका दिल अभी भी वही था। इस वजह से उसको रेयांश की तरफ अफेक्शन फील होता था, प्रेम भाव की भावना रहती थी उस पर। तो रिया ने फिर रेयांश से दूर जाने का डिसीजन लिया और वो अमेरिका आ गई। यहां आने के बाद उसकी लाइफ में प्रेम आया। रिया को 1 साल बाद सब याद आ गया था, तब वो बहुत रोई, पर फिर रिया ने डिसाइड किया वो आगे बढ़ेगी और इसलिए रिया ने प्रेम को मौका दिया और प्रेम को हाँ कर दी। प्रेम के साथ रिया खुश रहने लगी। उसे फील हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है। 3 साल डेट करने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला लिया और आज उन्होंने शादी कर दी
और वो दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। दक्ष ने अपनी बात कही और फिर सोने चला गया। ये अभी जो मैंने आपको बताया ये छोटा सा प्रीव्यू था कि स्टोरी में आगे होने क्या वाला है। अब ये स्टोरी वापस से वहीं कंटिन्यू हो रही है। वापस दक्ष, सक्षम और रियांश के रिया का ऑपरेशन होने के बाद की कंडीशन बताई जा रही है। दक्ष ने अपनी बात कही और फिर सोने चला गया। सक्षम भी कुछ देर में उठ के चला गया। रियांश वहीं बैठा था। फिर वो उठकर बालकनी में आया और चांद की ओर देखने लगा। रियांश कहता है, तुम देख रही हो ना मुझे? देखो मेरा क्या हाल बन गया है। ये सच है कि मेरी जो मैंने तुम्हें तंग किया था उसकी और मुझे सजा भी मिलनी चाहिए, और मैं मानता हूं कि इसकी सजा सही है और मैं इसे भुगतूंगा। तुम मेरा इंतजार करना। मैं जब ये सजा खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। आई लव यू। जानता हूं मैंने बड़ी देर कर दी यह बोलने में, पर अब मैं तुम्हें हर रोज बोलता हूं ताकि तुम ऊपर से सुनो और मेरे आने का इंतजार करो। यह कहते रियांश की आंखों में आंसू आ गए थे। आई एम सॉरी जान, हो सके तो मुझे माफ कर देना। फिर रियांश वहीं सोफे पर लेट जाता है और गौरी से ही बात कर रहा था, ऊपर आसमान को देखकर। वहीं रियांश को नींद पड़ गई। अब स्टोरी कंटिन्यू होती है इंडिया में, इंडिया के एक स्टेट कश्मीर से। एक आलीशान सा महल, वहां एक 4 साल की बच्ची भाग रही थी और उसके पीछे 26 साल की लड़की भाग रही थी। वो लड़की, आरू बेटा रुक जाओ, इधर मेरे पास आओ। आपकी मम्मी थक गई है बेटा। बच्ची, नहीं मम्मा, मैं आपके पास नहीं आऊंगी, आप मुझे मिल्क पिलाओगे। आई हेट मिल्क मम्मा। इसमें जो है, ये इतना मैंने पढ़ा, ये मैंने स्ट्रेट पढ़ दिया, पर दिक्कत क्या है ना कि इसमें तोतला है, मुझे काफी क्रिंज लग रहा है, इसलिए मैं तोतली आवाज में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं इसको स्ट्रेटली पढ़ रहा हूं। तो आप लोग अपना इमेजिन कर लीजिएगा उस चीज को। लड़की, बेटा मिल्क तो हेल्दी होता है ना, दूध पीकर फिर आप स्ट्रांग बन जाओगे, बिल्कुल अपने भाइयों की तरह। बच्ची, मम्मा स्ट्रांग तो मैं बचपन से हूं भैया की तरह, पर मुझे दूध नहीं पसंद। फिर अपना मुंह बनाती है और वहां से चली जाती है। फिर लड़की उसके पीछे भागती है। वो लड़की तब तक उस बच्चे को पकड़ लेती है और फिर दूध पिलाने लगती है। नहीं मम्मा, छी छी। फिर भी वो लड़की उस बच्ची को दूध पिला ही देती है। दूध पीकर वो बच्ची अपना अजीब अजीब सा मुंह बनाते हुए, वो लड़की उस बच्ची को देखकर हंसने लगती है। फिर उसे किस करने लगती है और गुदगुदी करने लगती है। मुझे ये काफी थोड़ा सा अभी पढ़ने में थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैं अजीब सा रहा। अच्छा ये बताओ, आपके भैयास कहाँ हैं? वो मम्मा अपने रूम में है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे वहां आने से रोक दिया है। अच्छा ठीक है बच्चा, आप जाकर बाहर गार्डन में खेलो, मैं आपके भैया से बात करके आती हूँ या देख के आती हूँ। ठीक है मम्मा। फिर वो लड़की सीढ़ी से चढ़कर ऊपर की तरफ चली गई, एक रूम के बाहर आकर खड़ी हो गई और फिर वो छोटी बच्ची भागकर बाहर चली जाती है और उसकी मदर जो थी वो दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है कमरे में, इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो कि टैब में लगा हुआ है, और फिर नजरें दूसरी तरफ घुमाते तो एक और छोटा सा बच्चा दिखता है जो टेबल पर बैठ। वो लड़की, क्या कर रहे हो तुम दोनों? चलो दूध पी लो जल्दी से। बेड पर बैठा हुआ लड़का उठकर जल्दी से भाग कर आता है और उस लड़की के पास खड़ा हो जाता है। फिर अपनी उस लड़की को नीचे झुकने को बोलता है। वो नीचे झुक जाती है। वो बच्चा उस लड़की को किस कर लेता है। आई लव यू मम्मा। लड़की कहती है आई लव यू टू मेरे बेटू। फिर वो उसे दूध दे देती है और वो पीने लगता है। फिर वो लड़की दूसरा बच्चे की ओर जाती है और उसे भी सेम चीज ऑफर करती है। वो लड़का उस लड़की की तरफ देखने लगता है, फिर स्माइल करने लगता है। वो लड़की उसे भी दूध देती है और वो ले लेता है और फिर पीने लगता है। दूध पीकर वो बच्चा गिलास उस लड़की को दे देता है
मम्मा आई लव यू सो मच, आई लव यू टू मेरे कहानी। बच्चा। शाम का वक्त था। आसमान पर ढलती हुई सूरज की रोशनी घर की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। पूरा घर शांत था, लेकिन एक शांति के बीच एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को लगातार देख रहा था। उसकी आंखों से मासूमियत थी और दिल में एक सवाल। वो धीरे से अपनी माँ के पास आता है। मम्मा पापा कब आएंगे? इस सवाल से अपनी माँ को पूछता है। उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं, इंतज़ार था। माँ कहती है, उन्होंने प्रॉमिस किया था ना, वो बर्थडे से पहले ज़रूर आएंगे। माँ हल्का सा मुस्कुराती है। वो उसके बालों को सहलाती है, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता समझ जाता उस मुस्कुराहट के पीछे एक बेचैनी छुपी है। पापा आते ही होंगे बेटा, तुम्हें पता है ना, वो अपने प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। ये है काव्यांश रायज़ादा, एक प्यारा, समझदार, लेकिन अपने पापा का बेहद जुड़ा हुआ बच्चा, जो अपने पापा से काफ़ी प्रेम करता है। उसका छोटा भाई रुद्राक्ष और उनकी नन्ही सी बहन काशवी, तीनों इस घर की धड़कन थे। तभी अचानक घर के बाहर एक कार का हॉर्न बजता है। जैसे ही आवाज़ आती है, काव्यांश की आंख चमक उठती है। पापा आ गए। वो बिना एक सेकंड गवाए सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ता है। पीछे उसकी माँ उससे जाते हुए देखती है और अनजाने में उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रुद्राक्ष भी तुरंत उठ जाता है और अपनी माँ की उंगली पकड़कर बाहर की तरफ चलने लगता है। दरवाज़ा खुलते हैं और अगले ही पल घर के अंदर कदम रखता है एक ऐसा शख्स जिसकी मौजूदगी ही माहौल बदल देती है। टॉल, डार्क और बेहद हैंडसम, साफ सुथरा सूट, आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसके गालों पर पड़ने वाले डिम्पल उसे और भी आकर्षक बना रहे थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान, उसका नाम था अर्नव सिंह रायज़ादा। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बिजनेस दुनिया में लोग सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। लेकिन अभी वो बिजनेसमैन नहीं था, अभी वो सिर्फ एक पिता था जिसका एक बेटा काव्यांश और बेटी काशवी थी। दोनों उसे एक साथ बातें कर रहे थे, अपनी छोटी छोटी शिकायतें बता रहे थे, और अर्नव बस उन्हें देखा जा रहा था। उसकी हंसी सच्ची थी। तभी रुद्राक्ष दौड़ कर आता है और उसकी टांगों से लिपट जाता है। अर्नव तुरंत झुकता है, उसे गोद में उठाता है और उसके गाल पर किस करता है। कैसा है मेरा शेर? आई एम गुड डैड, वेरी गुड माई बॉय। तभी उसकी नज़र उठती है और सामने खड़ी खुशी पर जाकर ठहर जाती है। एक पल के लिए जैसे समय रुक गया हो। वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। फिर अर्नव बच्चों को सोफे पर बैठाता है और सीधे खुशी के पास आता है। बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कैसी हो? खुशी हल्का से शर्मा जाती है। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अर्नव नाटकीय अंदाज में अपने दिल पर हाथ रखता है। हमारा तो बुरा हाल है आपके बिना। खुशी के गाल लाल हो जाते हैं, लेकिन तभी तीनों बच्चों की हंसी गूंज उठती है। काशवी बोल पड़ती है, पापा आप मम्मा से फ्लर्ट कर रहे हो? अर्नव हंस पड़ता है, नहीं बच्चा, हम तो बस बता रहे थे कि मम्मा के बिना हमारा क्या हाल होता है। कुछ देर बाद बातों बातों में बच्चा एक सवाल पूछता है जो सीधे दिल पर लगती है। पापा आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? कमरे में हल्की सी खुशी छा जाती है। अर्नव बच्चों के पास बैठता है। पापा को काम होता है और उनका ऑफिस मुंबई में है ना। मतलब ये थोड़ी सी लाइन मेरे से मिस्टेक हो गई। कह रहा है कि पापा को बहुत काम होता है और उनका ऑफिस मुंबई में है ना, इस वजह से वो तुम्हारे पास नहीं रह रहे हैं। काव्यांश तुरंत बोलता है, तो ऑफिस यहाँ शिफ्ट कर दो। अर्नव मुस्कुराते हैं, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में मजबूरी थी। बेटा हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, सब कुछ अचानक बदलना आसान नहीं होता। काशवी मासूमियत से कहती है, तो हम मुंबई आ जाएंगे। अब अर्नव की नज़र खुशी पर जाती है। वो समझ गया था ये फैसला उसके हाथ में नहीं है। खुशी धीरे से कहती है,
हम यहाँ से अपना काम नहीं कर पाएंगे। बच्चे के चेहरा उतर जाता है और ये देखकर अर्नव तुरंत माहौल बदल देता है। और अरे मैं तो एक बात बताना ही भूल गया। तीनों बच्चे तुरंत उसकी तरफ देखते हैं। कल आप तीनों का बर्थडे है और मैं आप सबके लिए ढेर सारे गिफ्ट लाया हूँ। बस इतना सुनाना था। तीनों खुशी से उछल पड़ते हैं। मुझे चाहिए, मुझे भी। अर्नव हंसने लगता है। लेकिन गिफ्ट्स कल ही खुलेंगे। और हाँ, कल एक ग्रैंड पार्टी भी है। बच्चे अपने कमरों की तरफ भाग जाते हैं भविष्य के सपनों के साथ। लेकिन जैसे ही वो जाता है, अर्नव नोटिस करता है खुशी परेशान है। क्या हुआ? खुशी धीमी आवाज़ में कहती है, आपने अचानक पार्टी रख दी। अगर मीडिया आ गई तो? अर्नव उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और बेहद शांत लेकिन ताकतवर आवाज़ में कहता है, तुम भूल गई हो क्या? तुम्हारा पति कौन है? मेरी परमिशन के बिना कोई भी मेरी फैमिली की तस्वीर तक नहीं ले सकता। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं, एक वार्निंग थी। फिर वो थोड़ा झुकता है और मुस्कुराता है और कहता है, वैसे कल तैयार रहना, क्योंकि मैं सबके सामने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। मिस्टर खुशी अर्नव सिंह रायज़ादा। खुशी की सांस जैसे थम जाती है। सालों का इंतज़ार शायद ख़त्म होने वाला था। वो अर्नव से लिपट जाती है और अर्नव उसे और कसकर पकड़ लेता है। लेकिन क्या ये पार्टी सिर्फ बर्थडे के लिए है या अर्नव कोई बड़ा ऐलान करने वाला है? क्या दुनिया इस रिश्तों को स्वीकार करेगी या कल की रात सब कुछ बदल देगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि असली तूफान अभी आने वाला है। चैप्टर 64 बर्थडे पार्टी, अ मिस्टीरियस गर्ल्स एंट्री। तो शुरू करते हैं कहानी का अगला भाग। अब तक आपने देखा, अर्नव ने ठान लिया था कि वो अपनी दुनिया को छिपाकर नहीं रखेगा। खुशी सिर्फ उसका प्यार नहीं, उसकी पत्नी है और उनके बच्चे, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी वजह। लेकिन आज की रात सिर्फ एक बर्थडे पार्टी नहीं होगी। आज कुछ ऐसा होने वाला था जो उसे परफेक्ट दिखने वाली फैमिली की कहानी में एक नया मोड़ लेके आएगा। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट डे सुबह से ही अर्नव का घर किसी शाही महल की तरह सजाया हुआ था। दीवारों पर झिलमिलाती लाइट्स, ताजे फूल की खुशबू और कोनों में ऐसी सजावट की नजर हटाना मुश्किल है। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये अर्नव का ऐलान था अपनी फैमिली पर गर्व का। बच्चों का कमरा, इसमें जैसे कि आपको मैंने स्टोरी पहले बताई थी कि इसमें 3 बच्चे हैं। उन तीनों बच्चों को उसने बोला था कि मैं गिफ्ट दूंगा, और वही वहां पे शो होने जा रहा है कि उनको 3 गिफ्ट मिले। वो 3 गिफ्ट क्या क्या हैं? पहली लड़की, ये कितना प्यारा डॉल है, सो क्यूट। काशी खुशी से उछल पड़ी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई। मैं अभी मम्मा को दिखा कर आती हूँ। वो डॉल को सीने से लगाए कमरे से बाहर भाग गई। दूसरी तरफ काव्यू ने जैसे ही अपना गिफ्ट खोला, उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के साथ बहुत एक्साइटमेंट आ गई। वीडियो गेम सेट, वाह! पापा को पहले ही पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए। लव यू पापा। वो भी खुद को रोक नहीं पाया और दौड़ पड़ा नीचे। अब बचा था रुद्राक्ष। उसके धीरे धीरे अपना गिफ्ट खोला और अगले ही पल उसकी सांसें जैसे थम गई। एक एडवांस लैपटॉप, वही लैपटॉप जिसको वो खरीदना चाहता था, मगर वो अपने पापा से बोल नहीं रहा था। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। लव यू पापा, आप सच में ऑसम हो। उस पल से एहसास हुआ उसके पापा उसकी खामोशी भी समझ लेते हैं। शाम का समय, जैसे ही सूरज ढला, घर मेहमानों से भरने लगा। हंसी की आवाज़, ग्लास की खनखनाहट, बैकग्राउंड में धीमी म्यूजिक, सब मिलाकर माहौल जैसे जादुई सा बन गया। तभी अचानक पूरी हॉल की लाइट बंद। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा। लोग इधर उधर देखने लगे और तभी एक तेज स्पॉटलाइट सीढ़ी की तरफ कर दी गई। सबकी नजर उधर अट सी गई। सीढ़ियों पर खड़ा था अर्नव, ब्लैक टक्सीडो में, हमेशा की तरह रॉयल। उसकी गोद में थी काशवी, छोटी सी प्रिंसेस, और एक हाथ में था काव्यू। दूसरी तरफ खुशी और उसका हाथ पकड़े रुद्राक्ष। वो पांचों सच में एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। लोग बस उन्हें देख रहे थे।
जहां अर्नव और दोनों बेटे सेम कलर टक्सीडो में थे, वहीं खुशी एक खूबसूरत गाउन में थी। उसकी सादगी और खूबसूरती ऐसी थी कि कई लोगों की नजरें वहीं ठहर गई। अर्नव ने यह देखा पर कुछ कहा नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें सब नोट कर रही थी। क्या हुआ अब ग्रैंड एंट्री के बाद? जैसे ही वो नीचे आए, लोग उनसे मिलने लगे। बधाइयां, तारीफें और बच्चों के लिए ढेर सारा प्यार। तभी अचानक एक लड़की भीड़ को चीरते हुए आई और बिना कुछ कहे काशवी को गोद में ले लिया। उसकी आवाज तेज थी, कोई भी आगे मत आना, वरना मैं इस बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। एक पल के लिए माहौल जम सा गया। खुशी की आंखें गुस्से से सिकुड़ गई, लेकिन अर्नव बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे उसे डर नहीं, भरोसा है। अगले ही पल काशवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मासी, आपका प्लान फिर फेल हो गया। मैंने आपको पहचान लिया। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। लड़की ने उसे सीने से लगा लिया और उसके गालों पर किस किया। और गुड़िया, आपने तो मुझे पकड़ लिया। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो थी खुशी की बचपन की दोस्त और अब उसकी असिस्टेंट। खुशी का गुस्सा। लड़की जैसे ही खुशी के पास आई, खुशी ने उससे घूरा। यह आने का टाइम है, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। कहाँ थी तुम? सॉरी, ट्रैफिक में फंस गई थी। और बच्चों को गिफ्ट भी नहीं दिया। खुशी अभी भी घूर रही थी। लड़की ने हंसते हुए कहा, अरे बस भी कर, तू मेरी बॉस बाद में है, पहले बचपन की दोस्त है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर दोनों हंस पड़ी और एक प्यारा सा हग। लेकिन किसी की नजर बदल चुकी थी। अर्नव ने नोटिस किया, कई लोग खुशी के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। अगले ही पल वो खुशी के पास गया, उसकी कमरे में हाथ डाल सॉरी उसकी कमर में हाथ डाला और उसे हल्के से अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसने चारों तरफ देखा, बस एक नजर, लेकिन उस नजर में साफ लिखा था, वो मेरी है। और सच में उस एक वार्निंग के बाद कोई भी खुशी के ज्यादा करीब नहीं आया। अब होती है केक कटिंग। 3, 2, 1। बच्चों ने मिलकर केक काटा। तालियों की गूंज, बच्चों की खुशी और खुशी की आंखों में चमक। उस पल अर्नव ने अपनी फैमिली को देखा और मन ही मन सोचा, यह मेरी असली दौलत है। अब पार्टी एंड होने की सिचुएशन आ गई है। धीरे धीरे मेहमान जाने लगे। घर फिर से शांत होने लगा। बच्चे थक चुके थे, उन्हें सुला दिया गया था। खुशी भी बेहद थक गई थी और कमरे में जाकर लेटते ही सो गई। लेकिन अर्नव, उसे कुछ काम था, वो अपने स्टडी रूम में चला गया। आज वो रहस्यमयी लड़की भी यहीं रुकने वाली थी, तो वो काशवी के पास ही सो गई। सब कुछ शांत था, या शायद तूफान से पहले की शांति थी। अगली सुबह सुबह पूरे घर में एक बेहद सुरीली आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई दिल से गा रहा हो। आवाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाला बस सुनता रह जाए। उस वक्त अर्नव जिम में था। जैसे ही आवाज उसके कानों में पड़ी, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये आवाज उसे कुछ याद दिला रही थी। इधर बच्चे भी जाग गए और उस आवाज के पीछे पीछे भागते हुए एक कमरे तक पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। उन्होंने धीरे से झांका और जो देखा वो कुछ पल के लिए रुक गए। कमरे के बीचों बीच वो लड़की बैठी हुई थी, पियानो बजाते हुए। उसकी उंगलियां कीज पर ऐसे चल रही थी जैसे हवा बह रही हो, और उसकी आवाज सीधे दिल तक उतर रही थी। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से आकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उस पल वो किसी कहानी की परी जैसी लग रही थी। तीनों बच्चे बिना कुछ बोले उसके पास आकर खड़े हो गए, बस उसे देखते रहे। गाना खत्म हुआ। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी ही रही। फिर वही मासी, वो जो लड़की थी वो बेसिकली उसकी मासी थी, बचपन की दोस्त, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब लड़की कहती है, वाह मासी, काशवी ताली बजाने लगी। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसे एहसास नहीं था दरवाजे पर खड़ा एक और शख्स उसे देख रहा था, अर्नव।
उसकी आंखों में पहचान थी और एक अनकहा सवाल, क्या ये सिर्फ खुशी की दोस्त है या उसकी कहानी का कोई पुराना हिस्सा? चैप्टर 65, खुशी का मुंबई आना। थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। घर के एक कमरे में बेहद सुरीली आवाज़ गूंज रही थी, एक ऐसा गीत जिसे सुनकर जैसे सुबह भी ठहर गई हो। अर्नब उस वक्त जिम में था। जैसे ही उसके कानों में वो आवाज़ पड़ी, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उधर 3 बच्चे भी उस मधुर आवाज़ से जाग गए और बिना कुछ सोचे समझे उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े। कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा एक बेहद खूबसूरत लड़की पियानो बजाते हुए गाना गा रही थी। उसकी उंगलियां जैसे सुरों से बात कर रही थी और आवाज़ दिल को छू रही थी। तीनों बच्चे चुपचाप उसके पास खड़े होकर उसे देखने लगे, जैसे किसी जादू में बंध गए हों। वो गा रही थी, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। दरवाजे पर खड़ी मासी भी उस आवाज़ में खो चुकी थी। जैसे ही गाना ख़त्म हुआ, लड़की ने आंखें खोली और सामने 3 नन्हे चेहरे देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। काव्य, रुद्र और काशु भी सेम गुड मॉर्निंग मम्मा कहते। तीनों उसे किस करने लगे और उसने भी उन्हें बाहों में भर लिया। जी हाँ, वो लड़की कोई और नहीं, खुशी थी। अब ब्रेकफास्ट टेबल पर सीन जाता है। कुछ देर बाद खुशी ने बच्चों को नहला धुलाकर तैयार किया और सब नीचे नाश्ते के लिए आ गए। अर्नब पहले से डाइनिंग टेबल पर बैठा था। तीनों बच्चे विश करते हैं, गुड मॉर्निंग पापा। सब बैठे और अर्नब बोला, खुशी मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। तुम्हारे लिए एक ऑफ़र आया है जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खुशी चौकी, अच्छा कैसा ऑफ़र? अर्नब मुस्कुराया, इस देश के सबसे बड़े म्यूज़िक कंपोज़र तुम्हें उनके साथ काम करने का ऑफ़र दिया है। खुशी की आंखें चमक उठी। सच में? हाँ। असिस्टेंट ने पीछे से हक किया। वाह, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन तभी अर्नब ने अगला वाक्य कहा, इसके लिए तुम्हें मुंबई आना पड़ेगा। मुंबई का नाम सुनते ही खुशी और उसके असिस्टेंट दोनों चुप हो गए। अर्नब ने समझाते हुए कहा, कब तक यहीं रहोगी? कभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। असिस्टेंट, जीजू सही कह रहे हैं, यह मौका मत छोड़। खुशी धीमे से बोली, तुझे सब पता है ना, मेरा पास्ट था, अब नहीं, और तू अकेली नहीं जा रही, हम सब साथ में। तभी बच्चों ने पपी फेस बनाते कहा, काव्यू चलो ना मम्मा, हम भी मुंबई देखेंगे। काशू, पापा वाला घर भी तो देखना है। रुद्र, और पापा का ऑफिस भी। खुशी ने सबकी तरफ देखा और आखिरकार मुस्कुराकर बोली, अगर आप सबकी यही मर्जी है तो हम सब मुंबई चलेंगे। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अब सीन जाता है पैकेजिंग की ओर। ऊपर कमरे में आकर खुशी बिस्तर पर बैठ गई। सच तो यह था कि उसका बिल्कुल मन नहीं था मुंबई जाने का। जैसे ही उसने आंखें बंद की, धुंधली तस्वीर सामने आने लगी। एक भयानक एक्सीडेंट, खून, हॉस्पिटल, रोने की आवाज़ें और किसी की दर्दनाक चीख। खुशी ने घबराकर आंखें खोल दी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल से डर। तभी रुद्राक्ष कमरे में आया। मम्मा, मैं आपकी हेल्प कर दूं? खुशी तुरंत मुस्कुराई। मेरा बच्चा कितना प्यारा है, जाओ खेलो, मैं सब कर लूँगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल अजीब बेचैनी से भर गया। शाम, मुंबई के लिए रवाना। शाम होते ही एक प्राइवेट जेट उनका इंतज़ार कर रहा था। 2 गाड़ियाँ आकर रुकी, एक से अर्नब और काव्य उतरे, दूसरी से खुशी और उसकी असिस्टेंट और रुद्राक्ष। सब जेट में बैठ गए। कुछ देर बाद बच्चे सो गए और खुशी खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को देखते हुई खो गई। असिस्टेंट ने उसका हाथ थामकर कहा, सब ठीक होगा। खुशी ने हल्का सा फिर सिर हिलाया
लेकिन दिल अभी भी डर रहा था। रात 9 बजे वो सब मुंबई पहुंच जाते हैं। जैसे ही प्लेन उतरा, कार पहले से ही तैयार थी। सोए हुए बच्चों को उठाकर सब कार में बैठे और कार तेजी से मुंबई की सड़कों पर दौड़ पड़ी। खुशी ने बाहर देखा, वही शहर जिसे वह भागी थी। क्या यह शहर उसे नई पहचान देगा और फिर उसका अतीत वापस छीन लेगा? क्योंकि उसे नहीं पता था मुंबई में कोई उसका इंतज़ार कर रहा है, कोई जो उसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए बदल देगा। अब क्या होगा? क्या खुशी अपने पास को सामना कर पाएगी? मुंबई उसके लिए नई शुरुआत बनेगा या नया तूफान? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ जीरो ऑफिशियल स्टोरीज पे। 6 सक्षम का एक जाना पहचाना चेहरा दिखना। मैं आपको इस चैप्टर का एक छोटा सा स्पॉइलर देना चाहता हूँ कि जो शक्तिमान है वही गंगाधर है। अभी तक आपको लग रहा था ये सब कहाँ आ गए, खुशी कौन आ गई, अर्नब कौन आ गया, ये 3 बच्चे कहाँ से आ गए, सक्षम, रेयांश, दक्ष कहाँ चले गए। अब वो ट्विस्ट कंक्लूजन आ रहा है, ट्विस्ट का। रेडी रहिएगा। नया घर या महल। कुछ देर बाद एक आलीशान से घर के सामने आकर रुकी। चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। सफ़ेद रंग का विशाल बंगला, सामने खूबसूरत फाउंटेन और चारों तरफ फैले बड़े बड़े गार्डन। सच में वह घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। असिस्टेंट की आंखें हैरान से फैल गई। वाह यार, कितना ब्यूटीफुल है ये घर, बिल्कुल किसी पैलेस जैसा। खुशी बस हल्का सा मुस्कुरा दी। सब अंदर गए। बच्चों को उनके कमरों में सुला दिया गया। खुशी भी बेहद थकी हुई थी, इसलिए वह अपनी असिस्टेंट के साथ अर्नब द्वारा बताए गए कमरे में जाकर सो गई। अर्नब हमेशा की तरह अपने स्टडी रूम में चला गया। काम उसके लिए आराम से ज़्यादा ज़रूरी था। अगली सुबह, मम्मा 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 किधर हो आप? सुबह सुबह पूरे घर में काशी की आवाज़ गूंज रही थी। उसे खुशी के बिना सोने की आदत नहीं थी और यह घर भी उसके लिए बिल्कुल अनजान था। आवाज़ सुनकर अर्नब तुरंत जिम से बाहर आया और काशी को गोद में उठा लिया। काशी आंखों से आंसू लिए। पापा मम्मा किधर है? मुझे दिख नहीं रही। अर्नब प्यार से। गुड़िया मम्मा अपने रूम में सो रही है, वो कल बहुत थक गई थी। आपको कुछ चाहिए था? काशी ने ना से सिर हिलाया। अर्नब ने उसके गालों से आंसू पोंछ दिए। आपको आपका नया घर कैसा लगा? काशी ने चारों तरफ देखा। उसकी नज़र चमचमाते झूमर पर जाकर टिक गई। वाह पापा, ये कितना सुंदर है, देखो ना कैसा चमक रहा है। उसकी मुस्कान देखकर अर्नब भी मुस्कुरा उठा। अब फैमिली पूरी ब्रेकफास्ट करने जाती है। कुछ देर बाद खुशी भी दोनों बेटों के साथ वहाँ आ गई। सबने साथ बैठकर नाश्ता किया। बच्चे अपनी फेवरेट डिश पाकर खुद बहुत खुश हो गए, अपनी ही दुनिया में मस्त थे। तभी अर्नब ने खुशी की तरफ देखा। तुम दोनों आज कंपनी जा रही हो? हाँ, खुशी ने जवाब दिया। मैंने बाहर तुम्हारे लिए कार और ड्राइवर दोनों तैयार रखे हैं। उसकी ज़रूरत नहीं, कंपनी वाले कार भेज रहे हैं। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। कुछ ही देर बाद कंपनी की कार आ गई और खुशी अपनी असिस्टेंट के साथ निकल गई। बच्चे घर पर ही थे। उसी समय दूसरी तरफ सक्षम अपनी कार में बैठा कुछ ज़रूरी काम कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। वह बात करते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा। अचानक उसकी नज़र एक गुजरती कार पर पड़ी। उस कार की खिड़की के अंदर एक चेहरा, बेहद जाना पहचाना चेहरा। फ़ोन उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर गया। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आने लगी। अगले ही पल वह कार का दरवाज़ा खोलकर लगभग दौड़ते हुए दिशा में भागा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कार जा चुकी थी और ट्रैफिक बढ़ चुका था। सक्षम सड़क पर खड़ा हो गया। फिर अचानक वह मुड़ा और अपनी कार में बैठते हुए बोला, उस कार का पीछा करो। ड्राइवर ने आगे इशारा किया। सॉरी सर, रेड सिग्नल है और अगर मैं आगे बढ़ा तो ट्रैफिक में हल्ला हो सकता है। गुस्से में सक्षम ने सीट पर जोरदार मुक्का मारा, फिर आंखें बंद कर कुछ याद करने लगा। अचानक उसकी आंखें खुली। यस, वही था कार का नंबर। उसने तुरंत फ़ोन मिलाया। मुझे इस नंबर MB176668 की कार की पूरी डिटेल्स चाहिए अभी। फ़ोन रखते ही
उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। अब तक बहुत भाग लिया तुमने, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी और तब मैं बताऊंगा कि मुझसे दूर भागने की सज़ा क्या होती है। वह हल्का सा हंसा, एक ऐसी हंसी जिससे जुनून भी था और खतरा भी। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही उसकी मुस्कान और गहरी होगी। बेबी आई एम कमिंग। उसने ड्राइवर से कहा, कार उस एड्रेस की तरफ मोड़ो। कुछ देर बाद सक्षम की कार एक विशाल बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। उसने ऊपर देखा, सिंघानिया एंटरटेनमेंट। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उस चेहरे तक पहुंचना, जिसे देखकर उसका अतीत फिर से जाग उठा था। आज के लिए बस इतना ही। आगे क्या होगा? क्या सक्षम सच में उस चेहरे तक पहुंच पाएगा? और अगर पहुंच गया तो खुशी की ज़िंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है? जानने के लिए 67 खुशी और बच्चों की वाटर पार्क मस्ती, या काशी और रेयांश की मुलाकात। स्टोरी बिगिंस। सक्षम तेज कदमों से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही वहां मौजूद लोग फुसफुसाने लगे। कभी वो एक मशहूर सिंगर था और आज एक बेहद सफल बिजनेसमैन। वो सीधे रिसेप्शन की तरफ बढ़ा कि कंपनी का चेयरमैन खुद उसके स्वागत करने आ गया। वेलकम सर, आइए मेरे कैबिन में। कुछ देर बाद, बताइए सर, क्या लेंगे आप? नथिंग। काफ़ी मना करने के बावजूद चेयरमैन ने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। फिर सक्षम ने बिना समय गंवाए कहा, मुझे एक कार के बारे में जानकारी चाहिए। आज उस कार में कौन ट्रैवल कर रहा था? कार का नंबर सुनते ही चेयरमैन समझ गया, पर वो डर गया। उसे पहले ही सख्त हिदायत दी गई थी कि उस लड़की के बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। सॉरी सर, हमारे पॉलिसी के खिलाफ है। सक्षम हल्का सा मुस्कुराया। सोच लो, मैं तुम्हारी कंपनी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला था, कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। चेयरमैन के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ सेकंड की चुप्पी और फिर, सर मैं बताता हूँ, पर यह बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। सक्षम की आंखों में शैतानी चमक आ गई। वो कोई आम लड़की नहीं थी, एक सिंगर है और आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी और हमारे बॉसेस खुद उसे लेने गए थे। सक्षम के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। मतलब वो फिर आएगी? यस सर। सक्षम ने अपना कार्ड टेबल पर रखा। अगली बार वो आए तो मुझे एक खबर देना। उसकी मुस्कान साफ बता रही थी कि शिकार अब दूर नहीं था। अर्नब का घर। खुशी जैसे ही घर पहुंची, तीनों बच्चे उससे लिपट गए। मम्मा, हमें घूमने जाना है। उसकी जिद के आगे खुशी हार गई और प्लान बना वाटर पार्क जाने का। दोपहर 12:30 बजे वाटर पार्क। बच्चों की हंसी, पानी के छींटे और खुशी की मुस्कान। काफ़ी समय बाद वो सच में खुशी लग रही थी। अर्नब ने सुरक्षा के लिए गार्ड भी भेज दिए। बच्चों ने स्लाइड्स पर चीखते हुए मज़े किए। खुशी ने भी उनके साथ मज़े किए। वो बच्ची बन गई। शाम होते होते भूख ने सबको घेर लिया। चलो मॉल चलते हैं, खाना भी खा लेंगे और थोड़ी भी शॉपिंग कर लेंगे, शहर के सबसे बड़े मॉल में। खाना खाने के बाद खुशी ने बच्चों को गार्ड के साथ प्ले जोन भेज दिया और खुद शॉपिंग करने चली गई। तभी मॉल के गेट से एक हैंडसम आदमी अंदर आया, गार्ड से घिरा हुआ, ऐसा व्यक्तित्व कि लड़की बस उसे देखते ही रह जाए। रेयांश सिंह राजपूत, इस देश का सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक, और यह मॉल उसी का था। जैसे ही वो अंदर आया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे क्या हो रहा है? उसे लगा जैसे कोई बहुत अपना वहीं कहीं आसपास है। उसकी नज़र एक लड़की पर जाकर रुकी जिसके बैक उसकी तरफ थी। एक अजीब सा खिंचाव, वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। दिल की धड़कन अब शोर बन चुकी थी। तभी एक नन्ही बच्ची ने आकर उसकी टांगों को पकड़ लिया। वो गिरने से बचने के लिए उसे थामे हुई थी। रेयांश तुरंत नीचे बैठा। एंजल, आप कौन हो? बच्ची तोतली आवाज में बोली। हम भाग रहे थे ना, इसलिए गिर गए, इसलिए आपको पकड़ लिया ताकि गिर ना जाए। रेयांश मुस्कुरा दिया। तभी एक छोटा लड़का भागते हुए आया। काशू, आपको कितनी बार कहा है ऐसे मत भागो। रेयांश उस बच्चे को देखते रह गया। उसका चेहरा, उसकी आंखें किसी की याद दिला रही थी, बहुत अपनी सी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, दोनों बच्चों वहां से जा चुके थे। गार्ड की आवाज़ ने उसे होश में लाया। फ़ोन बज रहा था, उसे मीटिंग के लिए जाना था। उसने फिर झटका, इम्पॉसिबल, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वो तो मर चुकी है।
गौरी अब इस दुनिया में नहीं है। अब वो आगे बढ़ गया। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, खुशी इधर आना। यह देखो कैसा है। जी हाँ, वो लड़की खुशी रायजादा ही थी, और किस्मत बस कुछ कदम दूर खड़ी मुस्कुरा रही बिना किसी देरी के चैप्टर आजकल 68 सक्षम की पूरी सी परी से अधूरी मुलाकात। अब तक आपने पढ़ा, रेयान सिंह राजपूत अपने ही मॉल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता है। दिमाग में एक नाम गूंजता है, गौरी, लेकिन वह खुद को समझा लेता है कि यह नाम अब नामुमकिन है क्योंकि गौरी मर चुकी है। और उसी मॉल में जिस लड़की की पीठ रेयांश की तरफ थी, उसे कोई आवाज़ देता है, खुशी ज़रा इधर आना। हाँ, वो लड़की कोई और नहीं, खुशी रायज़ादा ही थी। अब आगे खुशी और बच्चे मॉल से वापस लौट आती है 2 दिन बाद। आज खुशी का गाना रिकॉर्ड होना था। वह अपनी बेटी काशवी के साथ सिंघानिया एंटरटेनमेंट के लिए निकलती है। कार में बैठी काशू मासूमियत से पूछती है, मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? खुशी मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मा गाना रिकॉर्ड करने जा रही है, फिर मेरी बच्ची के लिए एक प्यारी सी डॉल लेंगे। ओके, यस मम्मा। खुशी हंसते हुए कहती है, लेकिन रिकॉर्डिंग के टाइम मस्ती नहीं। मासी को परेशान किया तो डॉल कैंसिल। नहीं मम्मा, मैं गुड गर्ल बनूंगी। खुशी प्यार से काशू के गाल पर किस करती है। फिर गाड़ी सिंघानिया बिल्डिंग के सामने पहुंच जाती है। कुछ देर बाद कार बिल्डिंग के सामने रुकती है। खुशी के पहुंचते ही कंपनी के मालिक भी वहां आ जाते हैं, क्योंकि आज वो सिर्फ खुशी के लिए आए थे। खुशी अंदर चली जाती है। 3 घंटे बीत जाते हैं। काशू लगातार अपनी मम्मा को देखने की कोशिश कर रही होती है। उसी दौरान कंपनी का चेयरमैन आता है। उसे पता चलता है कि खुशी रायजादा आई हुई है। सक्षम और उसकी बातें घूमने लगती हैं उसके दिमाग में। वह तुरंत सक्षम को कॉल करते हुए कहता है, सर आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? क्योंकि लगातार उसने कॉल किया पर उसका कॉल उठा नहीं, क्योंकि सक्षम मीटिंग में था। सक्षम सख्त आवाज में बोलता है, काम बोलो। चेयरमैन, सर वो मैम आज यहाँ आई हुई है। सक्षम, कब से? चेयरमैन, सर एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अभी अंदर है। सक्षम झुंझला जाता है। उन पर नजर रखो, मैं आ रहा हूँ। अधूरी मुलाकात। खुशी का गाना ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो चुका था, तभी सक्षम की कार बिल्डिंग के बाहर आ जाती है। चेयरमैन उसे अंदर ले जाता है। जैसे जैसे सक्षम आगे बढ़ता है, उसके दिल की धड़कन तेज होती जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? दिल इतना जोर से क्यों धड़क रहा है? तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो फ़ोन पर बात कर रही होती है। सक्षम उसके करीब बढ़ता है। अचानक एक छोटी सी बच्ची दौड़ कर आती है और उस लड़की की टांग से लिपट जाती है। सक्षम वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ से एक लड़की बच्ची को आवाज़ देती है, बेटा धीरे, गिर जाओगे। बच्ची हंसते हुए कहती है, पर हम तो अपनी मम्मा के पास पहुंच गए। लड़की बच्ची को गोद में उठाती है और जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, सक्षम की सांसें थम जाती है। उसके मुंह से बस एक शब्द निकलता है, परी। लेकिन इससे पहले कि वो लड़की सक्षम को देख पाए, दूसरी लड़की बीच में आ जाती है। सॉरी मैडम, बच्ची वॉशरूम भाग गई थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। कासू मुस्कुरा कर कहती है, थैंक यू। सब वहां से निकल जाते हैं। सच सामने। सक्षम वहीं खड़े रह जाता है, जैसे किसी ने उसे पत्थर का बना दिया हो। वह बाहर भागता है और जो दृश्य वो देखता है वो उसके दिल तोड़ देता है। काशू एक आदमी की गोद में होती है। पापा मम्मा मुझे डांट रही थी। कोई बात नहीं बेटा, पापा डॉल दिला देंगे। काशू खुश होकर उस आदमी को गले लगा लेती है। वो आदमी अर्नब था और पास खड़ी थी परी। तीनों कार में बैठकर चले जाते हैं। सक्षम का दर्द इतना था कि वो वहीं खड़ा रह जाता है। उसके दिमाग में बस 2 बातें गूंज रही थी, पापा और परी की गोद में बच्ची। उसका दिल टूटने लगता है। तुमने अच्छा नहीं किया परी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा और तुम आगे बढ़ गई। शादी, बच्चे, खुशी ज़िंदगी। अब तुम्हें उस दर्द का एहसास होगा जो मैं सालों से सह रहा हूँ। अब सज़ा के लिए तैयार हो जा परी। चैप्टर 69 सक्षम का टूटना और रेयांश को परी का सच। अब आगे गुस्से से भरा सक्षम तुरंत वहां से निकल जाता है। वह अपने आदमी को फ़ोन करता है और एक कार का नंबर देता है। मुझे इस गाड़ी की पूरी जानकारी चाहिए अभी। वो गाड़ी जिसमें परी बैठकर चली गई थी। दूसरी तरफ कार में आगे अर्नब ड्राइव कर रहा होता है। उसकी गोद में काशवी बैठी थी और लगातार बात कर रही थी। पीछे सीट पर खुशी और परी बैठे थे। खुशी मुस्कुराते हुए, इतनी देर अंदर क्यों लग गई परी? ये अपनी लाडली से पूछ लो। काशू तुरंत परी को घूरने लगती है।
खुशी हंसते हुए पूछती है, क्या किया मेरी बच्ची ने? परी बात टालते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस वॉशरूम जाना था। असल में रिकॉर्डिंग के दौरान काशू बोर हो गई थी। वो बाहर जाने की जिद करने लगी। परी उसे बाहर ले गई और फिर उसकी जिद पर आइसक्रीम भी दिला दी। आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। शाम तक अर्नब ने उसे एक सुंदर सी डॉल भी दिला दी और फिर तीनों घर लौट गए। शाम का वक्त, पैराडाइज होटल। एक क्लब के कोने में सक्षम बैठा था। उसके हाथ में शराब का गिलास था और सामने कई खाली गिलास पड़े थे। आज वो रुकने नहीं वाला था। उसकी आंखें लाल थी, कपड़े अस्त व्यस्त, लेकिन दर्द उससे भी ज्यादा बिखरा हुआ था। तभी उसका असिस्टेंट वहां पहुंचता है। ड्राइवर ने ही उसे बुलाया था। सक्षम की हालत देखकर वह घबरा जाता है। वो सक्षम को रोकने की कोशिश करता है। सक्षम गुस्से में चिल्ला देता है, मुझे मत छुओ, मुझे पीने दो। कोई रास्ता ना देखकर सक्षम तुरंत रेयांश को फोन करता है। 20 मिनट बाद रेयांश क्लब पहुंचता है। सक्षम को उस हालत में देखकर वह चौंक जाता है। यह पहली बार नहीं था जब परी उसे छोड़कर गई थी। तब भी सक्षम टूट गया था, लेकिन आज ख्वाब फिर से हरा हो गया था। रेयांश बिना कुछ कहे उसके हाथ से गिलास छीन लेता है। सक्षम गुस्से में, मुझे और पीना है रेयांश, और पिलाने ही ले जा रहा हूं, चल। किसी तरह वह सक्षम के को कार में बैठा देता है। कार के अंदर सक्षम नशे में बुदबुदा रहा होता है। परी, तुम धोखेबाज निकली, आई हेट यू। कुछ देर बाद सक्षम अपना सिर रेयांश के कंधे पर रखकर रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रेयांश का दिल गुस्से से भर जाता है क्योंकि वो सक्षम को रोते हुए नहीं देख सकता। रेयांश, क्या हुआ है सक्षम? सक्षम टूटे हुए स्वर में कहता है, वो मुझे छोड़कर किसी और के पास चली गई। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आई लव यू परी, वापस आ जाओ। अब रेयांश समझ चुका था ये सब परी की वजह से है, लेकिन सवाल था आज ऐसा क्या हुआ? रेयांश का विला। रेयांश सक्षम को अपने घर ले जाता है और सुला देता है। खुद अपने कमरे में जाता है और नहाने के बाद ड्रिंक बनाता है और सामने रखी एक तस्वीर के पास खड़ा हो जाता है, गौरी की तस्वीर। धीरे से कहता है, आई लव यू गौरी, आज तुम्हारे बहुत याद आ रही थी। अगर तुम होती तो शायद सब ठीक होता। तुम्हारे जाने के बाद सब बिखर गया। कमरे की हर दीवार पर गौरी की तस्वीर थी। उसी से बातें करते करते रेयांश वहीं सो जाता है। अगली सुबह रेयांश सीधे सक्षम के कमरे में जाता है। सक्षम गहरी नींद में था। काफी कोशिश के बाद जब वो नहीं उठता है तो रेयांश उस पर पानी डाल देता है। सक्षम, व्हाट द हेल, फिर सिर पकड़कर बैठ जाता है। हैंगओवर उसे परेशान कर रहा था। रेयांश उसे नींबू पानी देता है, फिर सीधे सवाल करता है, कल ऐसा क्या हुआ था? सक्षम पहले चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, कल मुझे वो दिखी थी। कौन? सक्षम की आंखें भर आती हैं। परी, किसी और के साथ वो आगे बढ़ चुकी है। रेयांश चौंक जाता है। हम उससे बात करेंगे? सक्षम कड़वाहट से हंसता है। क्या बात करेंगे? उसने शादी कर ली है, उसकी एक बच्ची भी है। रेयांश उसे गले लगा लेता है। भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं? प्यार है वो मेरा। कुछ पल की खामोशी के बाद, रेयांश, किससे शादी की है उसने? सक्षम जवाब देता है, अर्नब सिंह रायजादा। ये नाम सुनकर रेयांश भी हैरान रह जाता है। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक। अब उसे समझ आ गया था ये कहानी आसान नहीं होने वाली है, लेकिन सक्षम हार मानने वालों में से नहीं था। एक बार पूछूंगा उससे, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उसे इतना आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। रेयांश जानता था अब सक्षम किसी की नहीं सुनेगा। तूफान आने वाला था। चैप्टर 70, खुशी का कॉन्सर्ट और मिस अनाया सिंह की एंट्री। एक हफ्ते बाद अर्नब का घर। रात काफ़ी हो चुकी थी। खुशी हॉल में बैठी अर्नब का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही अर्नब अंदर आया, उसने हैरानी से पूछा, तुम अभी तक सोई नहीं? खुशी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अर्नब उसके पास बैठ गया। बोलो। खुशी थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, आज मिस्टर कबीर सिंघानिया का कॉल आया था। वो चाहते हैं कि मैं उनके कॉन्सर्ट में परफॉर्म करूं और अपना नया गाना पहली बार वहीं गाऊं। अर्नब, तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। खुशी गहरी सांस लेती है। मैंने आज तक लाइव परफॉर्मेंस नहीं दी और ऑनेस्टली देना भी नहीं चाहती। अगर मैंने स्टेज पर परफॉर्म किया तो मेरी फ़ोटोज़ हर जगह फैल जाएगी और मैं दुनिया के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। अर्नब हल्का सा मुस्कुराया।
बस इतनी सी बात, चेहरा मत दिखाओ, मास्क लगा कर परफॉर्म करो। बहुत से कलाकार ऐसा करते हैं, टैलेंट दिखाना चाहिए, चेहरा नहीं। खुशी सोच पड़ती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अर्नब? जब मैं हूँ तो तुम्हें किस बात का डर? मैं बॉडीगार्ड्स अरेंज कर दूंगा, तुम सेफली जाओगी, परफॉर्म करेगी और वापस आओगी। खुशी की आंखों में राहत झलकने लगी। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उस रात सुकून से सो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था यह कॉन्सर्ट कई जिंदगियां बदलने वाला था। ऑस्ट्रेलिया, राठौर इंटरप्राइजेस। एक लड़की बेचैनी से बेंच पर बैठी थी, उसके होठ लगातार प्रार्थना कर रहे थे, प्लीज गॉड ये जॉब मुझे मिल जाए। तभी आवाज आती है, मिस अनाया सिंह, योर टर्न। अनाया कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आ जाती है। इंटरव्यू लेने वाला आदमी उसके डॉक्यूमेंट्स देखता है, क्वालिफिकेशन इंप्रेसिव है, लेकिन पर्सनल असिस्टेंट की जॉब क्यों? अनाया बिना झिझक जवाब देती है, मुझे सीखना है और इस कंपनी से बेहतर जगह नहीं हो सकती। मिस्टर राठौर की सक्सेस ही इस कंपनी की पहचान है और मैं उनसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। इंटरव्यूअर हल्का सा मुस्कुराता है, शाम तक मेल आ जाएगा। शाम। अनाया हर 2 मिनट में लैपटॉप चेक कर रही थी। समय बीतता गया और उम्मीद कम होती गई। मायूस होकर डिनर करने लग चली गई। वापस आई तो लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन चमक रहा था। जैसे ही उसने ईमेल खोला, उसकी आंखें चमक उठी। यस, मैं सिलेक्ट हो गई। खुशी से वह नाचने लगी। तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड पूजा को फ़ोन लगाया। पूजा, मुझे जॉब मिल गई। उसकी आवाज़ में सपने थे और एक नई शुरुआत। नेक्स्ट डे, राठौर इंटरप्राइजेस। अनाया को बुलाया गया। उसे बताया गया, आपको और मिस्टर राठौर के पीआर और पर्सनल वर्क संभालने होंगे। मैं एक हफ्ते तक आपको सब समझा दूंगा। अनाया ने बिना देर किए कहा, आई एम रेडी सर। उसे अंदाजा भी नहीं था ये जॉब उसकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल देगी। रात की सेलिब्रेशन पार्टी। जॉब की खुशी में अनाया ने अपने दोस्तों के साथ क्लब की पार्टी रखी। हंसी, म्यूज़िक, ड्रिंक्स। आज वो बेहद खुश थी। रात के करीब 9 बजे सब चले गए। अब वहाँ सिर्फ अनाया और पूजा थी। दोनों एक कार की बोनेट पर बैठकर बातें कर रही थी। पूजा चढ़ाई हुई थी। अब तो तेरी लव लाइफ भी सेट समझ। अनाया हंसते हुए, सुना है मेरा बॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ना कोई गर्लफ्रेंड, ना लड़कियों में इंटरेस्ट। पूजा शरारती अंदाज में बोलती है, और तू उसकी असिस्टेंट है ना, मतलब उसके सबसे करीब रहने वाली लड़की। मुझे पूरा भरोसा है तू उसे अट्रैक्ट कर लेगी। अनाया हंस पड़ी। मेरे चार्म से आज तक कौन बचा है? दोनों ठहाके लगाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था उनकी बातें कोई सुन रहा था। अचानक एक गहरी सख्त आवाज़ गूंजती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप दोनों मेरी कार से उतर सकती हैं? दोनों चौंक कर पीछे देखती हैं और कुछ पल के लिए बस देखती ही रह जाती है। वो आदमी बेहद हैंडसम था, तेज नज़र, दमदार पर्सनैलिटी, लेकिन चेहरे पर साफ गुस्सा। सुनाई नहीं दिया? दोनों तुरंत नीचे उतर जाती हैं। वो आदमी कार में बैठता है और बिना पीछे देखे चला जाता है। जाते जाते बुदबुदाता है, कैसी लड़कियां हैं, अभी किसी को फंसाने की बात कर रही थी। कार जाते ही पूजा धीरे से बोली, यार कितना हैंडसम था। अनाया ने कंधा उचकाया। हैंडसम था पर बहुत रूड। फिर मुस्कुरा कर बोली, वैसे भी मुझे अपने बॉस पर ध्यान देना है। उन्हें क्या पता था जिस आदमी पर वो बात कर रही थी, शायद किस्मत उन्हें जल्द ही उसी से मिलाने वाली थी। एक तरफ खुशी का कॉन्सर्ट, दूसरी तरफ अनाया की नई नौकरी, और कहीं नहीं किस्मत अपनी चाल चल चुकी थी। चैप्टर 71, अधूरी मुलाकात। अब तक आपने देखा अनाया की नई जॉब शुरू होने वाली थी और इधर सक्षम परी को भुलाने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे ढूंढ रहा था और आखिरकार किस्मत ने उन्हें फिर आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब आगे इंडिया 1 हफ्ते बाद। आज कई दिनों बाद परी घर से बाहर निकल रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। उसके साथ काशवी थी और एक मेड भी। खुशी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं आई। 2 दिन बाद खुशी का कॉन्सर्ट था और आज शॉपिंग का दिन। मॉल्स के किड सेक्शन में पहले
काशू के कपड़े खरीदे गए, लेकिन काशवी हमेशा की तरह चूजी ही रही। मैं ये नहीं, ये भी नहीं, मुझे पिंक वाला चाहिए। परी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है कुछ और ड्रेसेस देखने के लिए, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे तेजी से खींच लिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे समझ ही नहीं आया। अगले ही पल वो ट्रायल रूम के अंदर थी। उसके मुंह पर किसी का हाथ था। दिल की धड़कनें तेज, सांसें उलझी हुई। कुछ सेकंड बाद सन्नाटा। परी ने धीरे से आंखें खोली और सामने सक्षम, सालों बाद इतने करीब। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे। इतने साल बीत गए, इतनी दूरियां बढ़ गई, लेकिन ये नजरें अभी भी वैसी ही थी। सक्षम धीमी और भारी आवाज में बोलता है, पहचाना या पहचानना नहीं चाहती? परी हैरानी से, सक्षम। सक्षम धीरे से अपना हाथ हटा देता है। परी संभलती है। ये क्या बदतमीजी है? बात करनी थी तो बाहर भी कर सकते थे। सक्षम हल्की सी कड़वाहट से मुस्कुराता है। बाहर? जहां तुम फिर से भाग जाती। परी बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सक्षम रास्ता नहीं छोड़ता। उल्टा वो उसके और करीब आ जाता है, इतना करीब कि दोनों की सांसें टकराने लगी। परी की धड़कन तेज हो जाती है। सक्षम उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे सालों का हिसाब पढ़ना चाहता था। धीरे से वह उसके गालों को छूता है। एक पल, फिर उसके हाथ पर हल्का सा किस। परी की आंखें बंद हो जाती हैं। कमरे में सिर्फ उनकी सांसें और सांसों की आवाज। सक्षम की नजर उसके कांपते होठों पर टिक जाती है और फिर वो उसे चूम लेता है। पहले हल्के से, फिर जैसे सालों का दबा हुआ एहसास बाहर निकला। परी कुछ पल स्थिर खड़ी रहती है, फिर वो भी खुद को रोक नहीं पाती। आंखें बंद और जवाब में वही एहसास। लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है, मासी आप कहाँ हो? काशवी की आवाज। परी जैसे अचानक होश में आती है, वो सक्षम को पीछे ढकेलती है। सक्षम अभी भी उसी पल में था, लेकिन बाहर से फिर रोती हुई आवाज, प्लीज बाहर आ जाओ। परी बेचैन हो उठी। सक्षम हटा। वो रो रही है तो रोने दो। परी उसे हैरानी से देखती है। सक्षम की आंखों में दर्द था। मैं भी तो रोया हूँ सालों तक। परी ठहर जाती है, लेकिन काशू की सिसकियां तेज हो जाती हैं। परी का सब्र टूट जाता है। वो बच्ची है, उसे मेरी ज़रूरत है। सक्षम कड़वी हंसी हंसता है। हाँ, माँ जो हो उसकी। ये सब सुनकर परी ठिठक जाती है। उसे अच्छा नहीं लगा। तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? वो तुम्हारी बेटी है। परी शांत लेकिन ठोस स्वर में कहती है, अब तुम्हें पता है तो रास्ता छोड़ दो। लेकिन सक्षम अभी भी जवाब चाहता है, सवाल जो अधूरा था। उस दिन कहाँ चली गई थी तुम, बिना बताए, बिना कुछ कहे? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढा। परी की आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीर चमकती है। खून, चीख, अंधेरा। वो खुद को संभालती है। मुझे यहाँ नहीं रहना था, इसलिए चली गई। सक्षम की पकड़ ढीली पड़ जाती है। उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। एक बार बता तो देती। बस यही पल था। परी ने मौका देखा और खुद को छोड़कर बाहर भाग गई। पीछे रह गया सिर्फ उसका गुस्सा। सक्षम ने दीवार पर मुक्का मारा। कांच चकनाचूर हो गया। उसके हाथ से खून भी आने लगा, लेकिन उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। फिर परी भाग गई, लेकिन इस बार नहीं। तुम मेरे सवालों से नहीं भाग सकती परी। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, जिद और तूफान था। एक तरफ आने वाला कॉन्सर्ट और दूसरी तरफ पुराना जख्म और बीच में मासूम काशवी। कहानी अब और उलझने वाली है। तो चलते हैं अपने चैप्टर 72 पे, सक्षम का दर्द। परी भागते हुए ट्रायल रूम से बाहर आई। उसकी सांसें तेज थी, दिल जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। जैसे ही उसने काशवी को देखा, वो सीधे उसके पास दौड़ी। काशवी जोर जोर से रो रही थी। आंखें लाल थी, गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। परी का दिल कस गया।
वो तुरंत झुककर काशवी को अपनी बाहों में भर लेती है। चुप हो जाओ बच्चा, देखो मासी यही है। काशवी सिसकते हुए उसे देखती है। उसकी छोटी छोटी उंगलियां परी के कपड़ों को कस कर पकड़ लेती है, जैसे डर हो कि अगर छोड़ा तो फिर गायब हो जाएगी। मासी आप किधर चले गए थे? काशवी आपको कब से ढूंढ रही थी। पर उसकी आंखों से आंसू साफ करते ही मैं वॉशरूम गई थी। बच्चा लेकिन तुम इतना क्यों रो रही थी? काशवी होठ फुलाकर बोलती है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चली गई। ये सुनते ही परी की आंख नरम हो गई। वो काशवी को और कसकर गले लगा लेती है। मासी तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकती है क्या? मासी तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है। काशवी धीरे से पूछती है, सच्ची? परी मुस्कुराती है, मुच्ची। फिर उसे गोद में उठा लेती है। काशवी की सिसकियां धीरे धीरे थमने लगती है। कुछ ही पल बाद उसके चेहरे पर फिर वही मासूम मुस्कान लौट आती है। मैं घर जाकर भैया को बताऊंगी। मासी सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है। ये कहकर वो परी को गलों पर बार बार किस करने लगती है। परी हंस पड़ती। उसकी आंखों में ममता साफ झलक रही थी, लेकिन दूर खड़ा एक इंसान ये सब देख रहा था, सक्षम। उसे उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन जो दिखाई दे रहा था वही उसके दिल को चीरने के लिए काफी था। उसकी मुट्ठियां कस गई, जबड़े भींच गए। दिल के अंदर एक अजीब सी उलझन उठी। उसे ऐसा लगा परी आगे बढ़ चुकी है और वो आज भी वही खड़ा है जहां से उसकी दुनिया टूट गई थी। परी हंस रही थी, काशवी उसे चूम रही थी। सक्षम की आंखों को वो काशवी नहीं दिख रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जगह किसी और की है, जैसे वो मुस्कान किसी और के नाम हो चुकी है। उसकी आंखों में नमी उतर आई। एक फीकी मुस्कान उसके होठों पर आई, जिसमें दर्द ज्यादा था, सुकून बिल्कुल नहीं। उसके हाथ से अब भी खून बह रहा था, लेकिन शायद दिल का दर्द उसे कहीं ज्यादा गहरा था। सक्षम का मन, क्या सच में परी खुश है? क्या मेरी जगह उसकी जिंदगी में कभी भी नहीं थी? या जो था वो सिर्फ मेरा भ्रम था? उसकी नजरें उस दिशा में टिकी थी जहां से परी जा रही थी। एक बार, बस एक बार अगर वो पीछे मुड़कर देख लेती, शायद उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाता। लेकिन परी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और यही बात उसे अंदर तक तोड़ गई। सक्षम धीरे से बुदबुदाया, तेरी मोहब्बत में खुद को खो दिया, हर खुशी से दूर बस तेरी यादों में रो दिया। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर गाल पर ढलक गया। उसने जेब से रुमाल निकाला, पहले आंखें पोंछी, फिर अपने जख्मी हाथ पर बांध लिया। खून रुक रहा था, लेकिन दिल वो अब भी बह रहा था। बहुत महंगे थे हम, पर अब सस्ते में नहीं आएंगे। उसने आखिरी बार उस रास्ते की तरफ देखा। परी जा चुकी थी। इस बार सच में सक्षम मुड़ा और भारी कदमों से बाहर चला गया। दूसरी तरफ कार की खिड़की के बाहर शहर पीछे छूट रहा था। परी की गोद में काशवी सो चुकी थी, लेकिन परी की आंखें खुली थी। उसका मन अतीत में अटका था। सक्षम, इतने सालों बाद उसे देखना, फिर वो पल, वो करीबियां, और फिर उसका धोखेबाज कहना। परी की आंखें भर आई। वो खिड़की से बाहर देखने लगी ताकि आंसू कोई देख ना सके। कैसे सोच लिया तुमने कि काशवी मेरी बेटी है? एक बार पूछा तक नहीं। मुझे समझने की कोशिश भी नहीं की। उसने गहरी सांस ली। नहीं, वो ये सब किसी को नहीं बताएगा। कुछ जख्म खामोशी अच्छे लगते हैं। कार घर के सामने रुक गई। परी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, चेहरे पर सामान्य भाव लाए और अंदर चली गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 2 दिन बाद आज खुशी का कॉन्सर्ट था। घर में हलचल थी। खुशी बार बार प्रैक्टिस कर रही थी। उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिख रही थी। ये उसका पहला लाइव परफॉर्मेंस था। परी उसके पास आई, कंधे पर हाथ रखा। इतना मत सोचो, बस गाओ जैसे हमेशा गाती हो। बाकी सब खुद ठीक हो जाएगा।
खुशी ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसे क्या पता था आज सिर्फ कॉन्सर्ट ही नहीं था, कई जिंदगियां बदलने वाली थी। एक तरफ सक्षम का टूटा दिल, एक तरफ परी की एक तरफ परी का छुपा हुआ सच, और सामने आने वाला कॉन्सर्ट। तूफान अब बस शुरू होने वाला था। हमारा आज एक और चैप्टर ऐड कर रहा हूँ, चैप्टर 73, आवाज़ जो दिल तक उतर गई। अब तक आपने जो देखा वो तो कंटिन्यू चल रहा है, अब आगे देखते हैं। शाम का वक्त, पैराडाइज स्टेडियम। पूरा स्टेडियम रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ विशाल एलईडी स्क्रीन्स, हजारों लोग, उत्साह, शोर, धड़कनें। इतनी भीड़ थी कि कदम रखने की जगह तक नहीं बची। लेकिन सवाल था, लोग किसे देखने आए थे? चेहरे को नहीं, एक आवाज़ को। एक ऐसी आवाज़ जिसने लाखों दिलों को छू लिया था। आज तक लोगों ने सिर्फ उसे सुना था, देखा कभी नहीं, और शायद इसी रहस्य ने उसे और खास बना दिया था। भीड़ एक ही नाम पुकार रही थी, रुद्रांश, रुद्रांश, रुद्रांश। हाँ, संगीत की दुनिया में यही नाम था उसका। कोई नहीं जानता कि इस नाम के पीछे कौन है। क्या वो खुद को दुनिया से छुपा कर रखती है? लेकिन आज हर कोई उस रहस्य के थोड़ा और करीब आना चाहता था। स्टेज पर अंधेरा। अचानक पूरा स्टेडियम अंधेरे में डूब गया। शोर थम गया, दिलों की धड़कनें जैसे एक साथ रुक गई, और तभी एक स्पॉटलाइट चली। उस रोशनी के घेरे में एक पतली नाजुक सी लड़की खड़ी थी, इंडो वेस्टर्न आउटफिट में, हवा में हल्की उड़ते बाल और चेहरे पर एक खूबसूरत मास्क। बस उसकी आंखें दिख रही थी, और उन आंखों में हल्की सी घबराहट। भीड़ पागल हो उठी। चीखे, तालियां, हजारों मोबाइल कैमरे। खुशी का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये उसका पहला लाइव परफॉर्मेंस था। एक जानी पहचानी आवाज़। उसके कान में ब्लूटूथ था। अचानक उसे एक नर्म आवाज़ सुनाई दी, रिलैक्स खुशी, गहरी सांस लो और सोचो तुम्हारे बच्चे तुम्हें देख रहे हैं। परी। खुशी ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली, दिल को शांत किया, फिर धीरे से आंखें खोली। यस, आई एम रेडी। भीड़ की मांग, चेहरा दिखाओ। लोग चिल्ला रहे थे, मास्क हटाओ, फेस रिवील। खुशी हल्का सा मुस्कुराई, माइक उठाया, और जैसे ही उसकी आवाज़ स्टेडियम में गूंजी, पूरा माहौल शांत हो गया। रिलैक्स गाइस। उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि हजारों लोग एक पल में चुप हो गए। मैं जानती हूँ आप सब मेरा चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन मेरी भी एक दुनिया है जिससे मैं सुरक्षित रखना चाहती हूँ। अगर मैंने अपना चेहरा दिखा दिया तो शायद मैं कभी वैसी जी नहीं पाऊंगी जैसे आज जीती हूँ, आज़ाद होकर। कुछ सेकंडों का पॉज। आपको मेरी आवाज़ से प्यार है तो क्या वो काफ़ी नहीं? भीड़ से आवाज़ आई, हमें बस आपकी आवाज़ चाहिए। खुशी की आंखें चमक उठी। तो वादा है, ये आवाज़ हमेशा आपका साथ देगी। तालियों की गूंज, शोर, उत्साह, और फिर संगीत शुरू हुआ। पहला गीत। खुशी ने आंखें बंद की और गाना शुरू किया। गाने के बोल कुछ ऐसे हैं, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। उसकी आवाज़ सीधे दिल में उतर रही थी। लोग झूम रहे थे, कुछ की आंखें बंद, कुछ रो रहे थे। ये सिर्फ गाना नहीं था, एक एहसास था। उसी वक्त वीआईपी एंट्रेंस से दो शख्स अंदर आते हैं, रेयांश और सक्षम। दोनों अपनी सीट्स पर बैठते हैं। जैसे ही खुशी की आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती है, दोनों ठहर जाते हैं। सक्षम की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन रेयांश के भीतर कुछ और टूटता है। उसके चेहरे पर हैरानी फैल जाती है, दिल जोर से धड़कने लगता है। ये आवाज़ जानी पहचानी, बहुत करीब, बहुत पुरानी। उसकी आंखों के सामने एक चेहरा उभरता है, गौरी। यादों का सैलाब, हर सुर के साथ। गौरी की हंसी, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी, सब लौटने लगा। रेयांश की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से फुसफुसाया, गौरी। गाना खत्म। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। खुशी ने आंखें खोली। उसकी अपनी आंखों में भी नमी थी, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें छुपा लिया।
परी बैक स्टेज खड़ी थी, उसकी आंखों में भी नमी थी। खुशी एक के बाद एक गाने गाती रही। समय जैसे उड़ गया। 2, फिर 3 घंटे। किसी को पता ही नहीं चला अलविदा कब। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर लविंग माई वॉइस, बाय एवरीवन। खुशी मुड़ी और स्टेज से उतरने लगी और तभी म्यूजिक बंद था। लेकिन जब रेयांश ने उसकी उसकी बिना म्यूजिक वाली आवाज़ सुनी, उसका दिल जैसे रुक गया। गौरी, वो अचानक खड़ा हो गया। रेयांश कहाँ जा रहा है? शक्सम ने आवाज़ दी, लेकिन रेयांश सुन ही नहीं रहा था। वो भीड़ चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। उसे बस एक बार उसका चेहरा देखना था, लेकिन देर हो चुकी थी। बॉडीगार्ड खुशी को घेरे हुए थे। भीड़ बहुत थी। रेयांश पहुंच नहीं पाया। दूर से उसने उसे कार की तरफ जाते देखा। बस उसकी पीठ, उसकी चाल, सब कुछ उसे गौरी की याद दिला रहा था। तभी परी भी उसी कार में बैठती है। सक्षम की नज़र उस पर पड़ती है। दिल का घाव फिर ताज़ा। कार निकल जाती है। सवाल जो बढ़ते जा रहे थे। रेयांश धीरे से बोला, परी उस सिंगर के साथ क्या कर रही है? असिस्टेंट है, सक्षम ने कहा। रेयांश सोच में पड़ गया। अर्नव सिंह रायजादा की पत्नी होकर असिस्टेंट? और ये सिंगर इतनी मिस्टीरियस क्यों है? सक्षम ने गहरी सांस ली। इसकी आवाज़ गौरी जैसी है ना? रेयांश ने उसकी तरफ देखा, धीरे से बोला, हाँ, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। सक्षम की आंखों में चमक आई। और वो हमें पता करना होगा। कैसे? रेयांश। सक्षम का जवाब छोटा था। परी। रेयांश का मन, पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन तुम मुझे उसकी याद दिलाती हो। अगर तुम वही हो तो शायद मेरी दुनिया फिर से लौट आई। उसने आसमान की तरफ देखा। आंखें नम थी। दूसरी तरफ सक्षम सोच रहा था, क्या वो फिर परी का सामना कर पाएगा? क्या उसका दिल इस बार संभल पाएगा? भीड़ का शोर उन्हें वर्तमान में वापस ले आया। दोनों चुपचाप कार में बैठे और रात के अंधेरे में एक आवाज, गौरी की याद। परी जो हर राज की चाबी है। कहानी अब और गहरी होने वाली है। शुरू करते आज हैं। के लिए इतना ही। चैप्टर 74, आग और चिंगारी। अब तक आपने पढ़ा, कॉन्सर्ट की रात कई दिलों में हलचल छोड़ गई। रेयांश के दिल में उम्मीद जागी थी, सक्षम के दिल में सवाल। लेकिन कहानी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। दूर एक और शहर में एक और टकराव होने वाला था। अब आगे अमेरिका, राठौर एंटरप्राइजेस। सुबह का समय, ग्लास की ऊंची इमारतें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। राठौर एंटरप्राइजेस शहर की सबसे बड़ी कंपनी में से एक। आज अनाया सिंह का पहला दिन था। वो समय से पहले ऑफिस पहुंच गई थी और बाल को नीटली बांधे हुई थी। फॉर्मल आउटफिट पहनी हुई थी। चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था और अंदर हल्की सी घबराहट। उसने सोचा, पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। बॉस को इम्प्रेस करना ही प्रोफेशनल तरीके से। वो सीधे अपने बॉस के केबिन की तरफ बढ़ी। दरवाजा हल्का सा खुला था। अनाया ने सोचा, शायद असिस्टेंट ने ओपन छोड़ दिया होगा। वो अंदर चली गई और फिर उसकी नजर सामने गई, बॉस के चेयर पर। कोई बैठा था। बैक उसकी तरफ थी। चेयर हल्के हल्के घूम रही थी, सिर पीछे टिकाया हुआ, जैसे मालिकाना अंदाज में बैठा हो। अनाया की भाव सिकुड़ गई। ओए, तू है कौन? ऐसे बॉस की चेयर पर बैठा है जैसे तेरे बाप की हो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, चेयर धीरे धीरे घूमी और सामने जो चेहरा था, उसे देखते ही अनाया के शब्द गले में अटक गए। वही आदमी? क्लब वाली रात, वही रूखा, वही हैंडसम, वही एटीट्यूड। दोनों एक साथ बोले, तुम? आंखों की जंग। कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। दक्ष की आंखों में ठंडा गुस्सा उतर आया। अनाया का दिल एक पल को धड़का, लेकिन ईगो पीछे हटने का तैयार ही नहीं था। मैं पूछ रही हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी टोन थोड़ा फॉर्मल किया। दक्ष कुर्सी से खड़ा हुआ।
लंबा, दमदार पर्सनालिटी, शार्प शूट और चेहरा बिल्कुल भावहीन, इमोशनलेस चेहरा था उसका। और एक ही क्वेश्चन उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले मैंने पूछा है, अनाया ने तुरंत कहा। दक्ष हल्की सी हंसी हंसा, लेकिन वो हंसी मजाक वाली नहीं थी, चुभन वाली हंसी थी। कॉन्फिडेंस तो देखो। तभी दरवाजा खुला, असिस्टेंट की एंट्री। गुड मॉर्निंग बॉस। दोनों का ध्यान टूटा। असिस्टेंट अंदर आया। गुड मॉर्निंग अनाया। अनाया ने ऑकवर्ड स्माइल दी। असिस्टेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस अनाया, मीट योर बॉस मिस्टर दक्ष राठौर। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, जैसे वक्त ठहर गया हो। अनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। दक्ष राठौर। दक्ष ने बिना एक्सप्रेशन बदले उससे देखा। सरप्राइज्ड। अनाया का इंटरनल पैनिक। अनाया, तू तो गई, पहले दिन ही बॉस को तेरे बाप की चेयर बोल दिया। जॉब गई समझो। दक्ष ने असिस्टेंट की तरफ देखा। पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी मेरी असिस्टेंट बनने के लिए। असिस्टेंट समझ गया। सर, क्वालिफिकेशन स्ट्रांग है, शॉर्ट लिस्ट में टॉप थी, बस। दक्ष ने बीच में रोका। चेंज हर। दोनों चौंक गए। सर, अभी कैसे? मेरी फ्लाइट है 1 घंटे तक, मतलब 1 घंटे के बाद। कोई बैकअप नहीं रखा? नहीं सर। दक्ष की नजरें ठंडी हो गई। वापस आओ, फिर बात करेंगे। असिस्टेंट समझ गया उसकी खैर नहीं। दक्ष ने अनाया की तरफ देखा। आंखों में साफ संदेश था, मुझे यहाँ सिर्फ काम करने वाले लोग पसंद है, ड्रामा, एटीट्यूड या किसी और इंटेंशन से नहीं। लास्ट लाइन सुनकर अनाया को सब समझ में आ गया। उस रात क्लब में जो बातें हुई थी सब उसने सुन ली थी। ओह शिट, वो मन में बुदबुदाई। गेट आउट, दक्ष ने कहा। दोनों बाहर आ गए। असिस्टेंट ने धीरे से पूछा, तुमने कुछ किया था अंदर? अनाया क्या बताती कि उसने अपने बॉस को पहली मुलाकात में ही इंसल्ट कर दी। वो बस बोली, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। असिस्टेंट ने सर पकड़ा। तुम पागल हो? बॉस के केबिन में ऐसे कौन घुसता है? सॉरी, इट्स ओके। अनाया सॉरी कहती है और असिस्टेंट कहता है इट्स ओके। अब सिर्फ काम पर ध्यान दो। असिस्टेंट चला गया। अनाया अपने कैबिन में बैठ गई। दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। फर्स्ट इंप्रेशन रियून्ड, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, दक्ष का चेहरा सामने आ गया। कितना शार्प, कितना कॉन्फिडेंट, कितना डेंजरसली हैंडसम। और उसे उसका गुस्सा वाला चेहरा याद आया। नहीं बाबा, नहीं सोचना उसके बारे में, अब सिर्फ काम। लेकिन मन कहाँ मानता है। भले उसकी नजरें खराब हूं, मतलब कह रही है कि भले उसकी नजरों में मैं खराब हूं, पर मेरी नजरों में मैं हीरो हूं। वो खुद ही मुस्कुरा दी। हीरो, रियलिटी चेक। तभी फोन बजा। मिस अनाया, प्लीज कम एंड ब्रीफ बॉस अबाउट टुडे शेड्यूल। दिल एक पल के लिए फिर धड़का। कंट्रोल अनाया, प्रोफेशनल बन। वो फाइल उठाती है, डीप ब्रेथ लेती है और फिर दक्ष के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। उसे अंदाजा नहीं था ये सिर्फ शुरुआत नहीं, आग और चिंगारी अब रोज टकराने वाले हैं। एक तरफ अतीत का राज, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट बैटलफील्ड, और बीच में 2 जिद्दी दिल। कहानी अब नए मोड़ पर है। चैप्टर 75, सामना जिसने सब बदल दिया। अब सीन जाता है इंडिया में वापस 4 दिन बाद। इन 4 दिनों में रेयांश और सक्षम ने बहुत कोशिश की सिंगर रुद्यांशी के बारे में जानकारी निकालने की, परी के मूवमेंट्स ट्रैक करने की, कनेक्शन जोड़ने की, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं लगा। जैसे कोई बहुत सोच समझ कर सब कुछ छुपा रहा हो। सक्षम का कैबिन। सक्षम अपनी कुर्सी पर बैठा था। तभी नॉक हुआ। कम इन, असिस्टेंट अंदर आओ। सर, बिग बॉस का फोन आया है। सक्षम ने बिना ऊपर देखे पूछा, क्या है? आज आपको एक पार्टी अटेंड करनी है, बहुत जरूरी है, पुराना पार्टनर है। सक्षम ने हल्का सा भाव सिकोड़ ली। मुड़
मूड बिल्कुल नहीं था उसका, लेकिन मजबूरी थी। ठीक है, चला जाऊंगा। शाम, एक आलीशान बंगला, पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। लाल कालीन, फूलों की सजावट, लग्जरी कार्स की लाइन, मीडिया फ्लैश पर कर रही थी। एक के बाद एक बड़े नाम अंदर जा रहे थे। तभी काली लग्जरी कार आकर रुकी। दरवाजा खुला। अर्नब सिंह रायजादा बाहर उतरा। शानदार सूट, कॉन्फिडेंट चाल और वही काम औरा। उसने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। मीडिया थोड़ी पीछे हटी। फिर वह कार के दूसरी तरफ गया। दरवाजा खोला और बाहर उतरी एक बेहद खूबसूरत लड़की। सिंपल लेकिन ग्रेसफुल ड्रेस, चेहरे पर हल्की सी घबराहट, खुशी। अर्नब ने उसका हाथ थामा। रिलैक्स, मैं हूं तुम्हारे साथ। खुशी ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और फिर वो पार्टी हॉल के अंदर चली गई। सॉफ्ट म्यूजिक बजता है, कैंपेन ग्लासेस खनकती हैं, लोगों की धीमी बातचीत। अर्नब अपने पेरेंट्स के पुराने दोस्त के पास गया। हैप्पी एनिवर्सरी अंकल एंड आंटी। उन्होंने खुशी से उसे गले लगाया। फिर खुशी की तरफ देखा। ये तुम्हारी वाइफ है? अर्नब मुस्कुराया। जी। खुशी ने झुककर आशीर्वाद लिया। बहुत सुंदर है तुम्हारी पत्नी, आंटी बोली। खुशी बस मुस्कुरा दी। उसी समय दूसरी तरफ से एक और शख्स पार्टी में एंटर करता है। फोन कान पर। कहाँ हो तुम? अभी तक नहीं पहुंचे? फोन रखता है। बार काउंटर की तरफ बढ़ता है, एक ड्रिंक उठाता है और जैसे ही पहला सिप लेने जाता है, उसकी नजर एक तरफ जाकर जम जाती है। उसके हाथ में गिलास फिसल कर नीचे गिर जाता है। कांच टूटने की आवाज आती है और सक्षम, उसकी सांस अटक गई थी। वो सामने देख रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरी आंखों का धोखा है। उसने पलकें झपकाई। फिर भी वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। उसके होठों से धीमे से निकला, गौरी। तो रेयांश पागल हो जाएगा खुशी से। सक्षम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, जैसे किसी सपने की तरफ चल रहा हो। अचानक, हेलो सक्षम, आवाज ने उसे रोका। एनिवर्सरी वाले अंकल उसके सामने थे। थैंक यू फॉर कमिंग बेटा। सक्षम ने खुद को संभाला। हैप्पी एनिवर्सरी अंकल। फिर अंकल ने कहा, मीट अर्नब सिंह रायजादा। दोनों ने हाथ मिलाया। सक्षम की नजर बार बार उसी लड़के पर जा रही थी। तभी वो औरत खुशी को साथ लेकर आई। मीट माई वाइफ, खुशी अर्नब सिंह रायजादा। सन्नाटा। खुशी, अर्नब सिंह रायजादा। ये सब सक्षम के दिमाग में गूंजने लगा। उसने एक बार फिर गौर से उसे देखा। नहीं, ये गौरी नहीं थी, लेकिन चेहरा इतना समानता, आंखें, नाक, हाव भाव। दिल ने कहा गौरी, दिमाग ने कहा खुशी। खुशी ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते। सक्षम अभी भी उसे देख रहा था। अर्नब ने ये नोटिस किया। उसकी आंखों में हल्की सी सतर्कता उतर आई। खामोशी का तनाव। कुछ सेकंड के लिए चारों के बीच अजीब सी चुप्पी थी। तभी अर्नब का फोन बजा। वो कॉल लेने के लिए थोड़ा हट गया। खुशी भी उसके साथ चली गई। सक्षम ने बस उन्हें जाते हुए देखा। उसकी धड़कन अब भी तेज थी। वो खुशी है, लेकिन चेहरा पूरा गौरी। अगर ये सच है तो रेयांश को बताना होगा। लेकिन फिर दिमाग में सवाल आया, या फिर ये सब सिर्फ संयोग है। सक्षम का मन, क्या रेयांश ने उसे देखा? क्या वो भी यही सोच रहा होगा? और अगर यही सच है, उसकी सोच वहीं अटक गई। उसने एक लंबी सांस ली। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसका चेहरा और बदल गया। उसकी आंखों में चिंता उतर गई। उसने तुरंत फोन उठाया। हेलो। एक और मोड़ की तरफ बढ़ गई। एक चेहरा जो अतीत जगा गया, एक नाम जिसने दिल हिला दिया। और अब सच्चाई की खोज और तेज होने वाली थी। और क्या होगा अब आगे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ जीरो ऑफिशियल स्टोरीज पे। करते हैं चैप्टर 77, सच जो दिल तोड़ दे। अब तक आपने पढ़ा, रेयांश ने अपनी गौरी को देखा।
और उसे फिर खो दिया। भीड़, दूरी और सच तीनों उसके खिलाफ थे। जब सक्षम ने उसे रोकने की कोशिश की, रेयांश ने जोरदार थप्पड़ मारा उसे। लेकिन असली तूफान अभी शुरू होने था। अब आगे बंगले के बाहर रात। इसका ये जो लिखा हुआ है इसका सेंस ये है कि ये अब सीन बंगले के बाहर जाता है। रात का समय था। सक्षम के चेहरे पर उसके थप्पड़ के निशान पड़े थे, छपे हुए थे। थप्पड़ की गूंज जैसे अभी भी हवा में तैर रही थी। रेयांश की सांसें तेज थी, आंखें लाल, चेहरा गुस्से और दर्द से कांप रहा था। वो आगे बढ़ा और सक्षम का कॉलर पकड़ लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? उसकी आवाज फट रही थी। तुझे पता है ना मैं गौरी के लिए कितना तड़पा हूं? आज सालों बाद वो मेरे सामने थी। मैं बस उसे गले लगाना चाहता था। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। तूने ऐसा क्यों किया सक्षम? और अचानक वो घुटनों के बल बैठ गया, कॉलर पकड़े हुए थे। सक्षम का दिल कस गया। उसने अभी रेयांश को इस हालत में नहीं देखा। वो उसके साथ नीचे बैठ गया, धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और रेयांश बच्चे की तरह रो पड़ा। सालों का दर्द, सालों की तड़प सब बाहर निकल रहा था। सक्षम ने उसे चुप नहीं कराया। वो चाहता था आज वो सब बह जाए। कुछ देर बाद रेयांश धीरे धीरे शांत हुआ, आंखें सूजी हुई, सांसें भारी। उसने सीधे सक्षम की आंखों में देखा। अब बता, तूने मुझे क्यों रोका? सच। सक्षम ने गहरी सांस ली। वो गौरी नहीं थी। रेयांश की आंखें फैल गई। क्या? हाँ, वो गौरी नहीं थी। तुझे किसने कहा ये? उसने अपने सीने पर हाथ मारा। ये दिल झूठ नहीं बोलता। गौरी के जाने के बाद ये धड़कनें बंद हो गई थी। आज उसे देखकर फिर धड़कने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। सक्षम भी यही चाहता था कि वो सच में गौरी हो, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा वो गौरी नहीं है। रेयांश, समझने की कोशिश कर। सबसे बड़ा बार। रेयांश की आवाज धीमी हो गई। तो फिर वो कौन है? सक्षम ने आंखें बंद की और कहा, मिस अर्नव सिंह रायजादा, खुशी रायजादा। जैसे किसी ने उसकी दुनिया फिर से तोड़ दी। किसी और की पत्नी। उसने दीवार पर जोर से मुक्का मारा। हाथ में खून निकलने लगा। सक्षम तुरंत उठा, उसका हाथ पकड़ा। रेयांश छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सक्षम ने नहीं छोड़ा। रुमाल निकालकर उसके हाथ पर बांध दिया। रेयांश की आंखें अब खून जैसी लाल थी। वो कांप रहा था, गुस्से से, दर्द से। उसका दिमाग लगभग सुन्न पड़ चुका था। सक्षम ने उसे कार तक खींचा। दोनों चुपचाप बैठे और कार अंधेरे में निकल गई। जैसे ही कार घर के पास रुकी, रेयांश बिना कुछ बोले अंदर चला गया, सीधे बार की तरफ। उसने गिलास भी नहीं उठाया, पूरी बोतल सीधे मुंह से लगा ली। सक्षम ने सिर हिलाया। वो जानता था आज कोई उसे रोक नहीं सकता। वो खुद भी एक बोतल लेके बैठ गया। दोनों पीते रहे बिना कुछ बोले। दो दोस्त, दो टूटे हुए दिल, एक ही दर्द में डूबे हुए। दूसरी तरफ रायजादा हाउस। खुशी खिड़की के पास खड़ी थी, चांद को देख रही थी। आंखें नम थी, जैसे आज कुछ पुराना दर्द जाग गया हो। कुछ देर बाद वो कैमरे से बाहर निकली, धीरे धीरे चलते हुए एक दूसरे कमरे के पास पहुंची। दरवाज़ा थोड़ा खुला था, अंदर से आवाज़ें आ रही थी। वो ठहर गई, चुपचाप सुनने लगी। फिर बिना अंदर गए वापस मुड़ गई। कमरे के अंदर अर्नव किसी का हाथ पकड़े बैठा था।
तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैंने अमेरिका के डॉक्टर से बात की है। उसने प्यार से माथे पर किस किया और बाहर आ गया। उससे अंदाज़ा भी नहीं था कोई सुन चुका है। खुशी, बच्चों का कमरा। तीनों बच्चे गहरी नींद में थे। खुशी ने एक एक के माथे पर किस किया और अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। सुबह होती है। रियांश का घर। दोनों सोफे पर ही सो गए थे। रियांश की आंखें खुली, सिर फट रहा था। वो उठकर वॉशरूम गया, फ्रेश होकर बाहर आया और अचानक सक्षम को पकड़कर खड़ा कर दिया। सक्षम नींद में था। क्या हुआ? उठ, कल तू क्या बता रहा था? सोने दे यार। रियांश उसे खींचकर बाथरूम ले गया, सीधे शावर की नीचे खड़ा कर दिया। ठंडा पानी उसके शरीर पर पड़ने लगा। सक्षम तुरंत उछल पड़ा। बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई ऐसा। रियांश चिल्लाया, शट अप। अब वो पूरी तरह जाग चुका था। सच की मांग। कुछ देर बाद दोनों सोफे पर बैठे थे। रियांश की आंखों में बेचैनी थी। कल तूने कहा था वो कौन है? कौन? गौरी? सक्षम ने गहरी सांस ली। वो खुशी है, अर्नब सिंह रायजादा की पत्नी। रियांश ने तुरंत कहा, लेकिन तू तो कह रहा था कि परी अर्नब की पत्नी है। सक्षम चुप हो गया। उसके चेहरे पर झटका साफ दिख रहा था। हाँ मैं, लेकिन क्या? रियांश आगे झुका। मतलब परी उसकी पत्नी नहीं है। कमरे में सन्नाटा फैल गया और कहानी एक और बड़े रहस्य की ओर मुड़ गई। एक चेहरा, दो नाम, एक आदमी, दो सच। और अब असली कहानी शुरू होने वाली। चैप्टर 78, जहर या मोहब्बत की शुरुआत। सुबह का वक्त। रियांश का घर। कमरे में भारी खामोशी थी। रियांश बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। कुछ तो गड़बड़ है सक्षम। अगर परी उसकी पत्नी होती तो कल पार्टी में अर्नब के साथ वो लड़की क्यों थी? सक्षम ने भी गहरी सोच में बोला, तू सही कह रहा है। रियांश की आंखों में जुनून उतर आया। और परी और वो लड़की दोनों साथ थी। इसका मतलब साफ है। वो रुक गया, धीरे से बोला, वो मेरी गौरी है। सवाल पर सवाल। सक्षम ने माथा दबाया। मान लिया कि वो गौरी है, लेकिन वो खुशी बनकर क्यों रह रही है? और अर्नब के साथ पत्नी बनकर क्यों रह रही है? वो सुनते ही रियांश की मुट्ठियां भींच गई। हम सब पता लगा लेंगे। सक्षम ने सिर हिलाया। मैं पहले भी कोशिश कर चुका हूं, कुछ नहीं मिला। तो अब? सक्षम की नज़र तेज हो गई। परी अब सिर्फ वही सच बता सकती है। रियांश का जुनून वो बताएगी, उसे बताना ही पड़ेगा। रियांश की आवाज़ ठंडी हो गई। मैं अब उसे जाने नहीं दूंगा। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने धीमे लेकिन खतरनाक अंदाज में कहा, मैं गौरी के बिना नहीं रह सकता। सक्षम ने सावधानी से कहा, अगर वो सच में गौरी है तो भी आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अब किसी और की पत्नी है। विस्फोट। जस्ट शट अप। रियांश चीख पड़ा। जो सिर्फ मेरी है और उसे मेरे पास आना ही होगा किसी भी हालत में। कमरे में तनाव भर गया। सक्षम समझ गया, अब रियांश तर्क नहीं जुनून से सोच रहा है। ठीक है, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं बताऊंगा। जल्दी करना। सीन शिफ्ट होता है और अब वापस उस अमेरिका में जो कहानी चल रही है एक लड़का और एक लड़की के बीच में, अब उस पर शिफ्ट होते हैं। रात के 7 बज रहे थे। एक बड़ी सी पार्टी चल रही थी। लाइट्स, म्यूजिक, शैंपेन, हाई सोसाइटी क्राउड। एक स्लिक ब्लैक कार आके रुकी। दरवाजा खुला। दक्ष
राठौर बाहर निकला, शार्प सूट, कॉन्फिडेंट ऑरा, ठंडी आंखें। दूसरी तरफ से उतरी एक बेहद खूबसूरत लड़की, अनाया सिंह रायजादा। दोनों साथ अंदर गए। सभी की नजरें जैसे ही वो अंदर पहुंचे, कमरा जैसे कुछ सेकंडों के लिए थम गया। लड़कियां दक्ष को देखकर फुसफुसाने लगी। लड़के अनाया को देख रहे थे। दोनों ने किसी की परवाह नहीं की, सीधे एक मिडिल एज आदमी के पास आ गए। हेलो मिस्टर कश्यप। हेलो मिस्टर राठौर। आप आए, बहुत खुशी हुई। आपने बुलाया था, कैसे नहीं आते। दोनों हंस पड़े। हु इज दिस ब्यूटीफुल लेडी? दक्ष ने शांत स्वर में कहा, माई असिस्टेंट अनाया सिंह रायजादा। अनाया ने विनम्रता से मुस्कुराकर अभिवादन किया। म्यूजिक शुरू होता है। कुछ देर बाद एक आदमी अनाया को डांस के लिए ले गया। उसका हाथ अनाया की कमर पर था। दोनों पास पास नाच रहे थे, हंस रहे थे। ऊपर से देखने पर सब सामान्य था, लेकिन दक्ष के अंदर कुछ बदल रहा था। उसकी नजरें हटी नहीं रही थी, जैसे उसे वह दृश्य बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा हो। लेकिन क्यों, वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। जहर का खेल। तभी एक वेटर ड्रिंक लेकर आया। दक्ष ने बिना देखे ग्लास उठा लिया, एक ही घूंट में खत्म कर दिया। दूर खड़ी एक लड़की के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। कुछ मिनट बाद दक्ष को अजीब महसूस होने लगा। गर्मी, चक्कर, दिल की धड़कन तेज हो जाना। उसकी नजर धुंधली होने लगी। Someone drugged me। उसे तुरंत समझ में आ गया, वही लड़की उसकी तरफ बैठ रही थी। लेकिन उससे पहले अनाया उसके पास आ गई। अनाया की चिंता। सर आप ठीक हैं? दक्ष ने उसकी तरफ देखा और अचानक उससे और ज्यादा गर्मी महसूस होने लगी, जैसे शरीर उसकी बात नहीं मान रहा। अनाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कार तक छोड़ दो। ओके सर। उसका नियंत्रण पूरी तरह कमजोर हो रहा था। अनाया उसे बैठाती है, ड्राइवर को कॉल करती है, कोई जवाब नहीं मिलता। दक्ष की हालत बिगड़ रही थी, वो पसीने से भीग चुका था। अनाया घबरा गई। सर अब आपको आराम की जरूरत है। उसने एक वेटर के कमरे की व्यवस्था करवाई, होटल रूम। वेटर और अनाया मिलकर दक्ष को बड़े बेड पर लेटाते हैं। वेटर चला जाता है। कमरे में अब सिर्फ दोनों थे। अनाया का स्पर्श। अनाया ने उसके जूते उतारे, फिर उसके माथे पर हाथ रखा, तापमान जांचा। दक्ष ने आंखें बंद कर ली। उस स्पर्श से उसे ठंडक मिली, जैसे जलते रेगिस्तान में बारिश। लेकिन जैसे ही उसने हाथ हटाया, उसके भीतर बेचैनी फिर बढ़ गई। अनाया जाने को मुड़ी। अचानक दक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया, एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो उसके ऊपर गिर गई। उसकी आंखों में अब होश नहीं था, सिर्फ गर्मी, बेकाबू इच्छा और धुंधला दिमाग। और अगले ही पल उसने अनाया के होठों पर किस कर लिया। अनाया स्तब्ध रह गई। उसे समझ ही नहीं आया अभी क्या हुआ। कमरा, सांसें, धड़कन सब भारी हो गई। ये जहर था या किस्मत का खेल, गलती या शुरुआत। अब आते हैं हम एक और न्यू चैप्टर पर, चैप्टर 79, टूटती सीमाएं। दक्ष को किसी ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, ऐसा पिछले सीन में हुआ था। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अनाया को जब अपने होठों पर तेज दर्द महसूस हुआ, तब उसे होश आया कि क्या हो रहा है। सर छोड़िए प्लीज। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दक्ष की पकड़ बेहद मजबूत थी। वह जैसे किसी अदृश्य आग में जल रहा था, और उसी आग में राहत पाने के लिए अनाया को कसकर पकड़े हुए था। उसकी सांसें तेज थी, शरीर तप रहा था, आंखों में धुंध थी। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। सर आप होश में नहीं हैं। लेकिन दक्ष जैसे सुन ही नहीं रहा था।
उसने अनाया को और करीब खींच लिया। बेबस, बेचारी बेबस पड़ी थी। अनाया संघर्ष कर रही थी, उसकी सांसें टूट रही थी, डर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। लेकिन उसी पल दक्ष की आवाज़ उसके कानों के पास कांपी। हेल्प मी, आई कांट कंट्रोल, समवन मिक्स समथिंग इन माई ड्रिंक। उसकी आवाज़ में दर्द था, घबराहट थी और अरे यार मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, असहायता। मतलब वो खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा था। अनाया का दिल एक पल को ठहर गया। उसे समझ आ गया, दक्ष जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा, वह खुद अपने शरीर से लड़ रहा था। संघर्ष से संपूर्ण तक दक्ष का शरीर कांप रहा था। वह उसे कसकर पकड़े हुए था, जैसे डूबते हुए इंसान को किसी तिनके का सहारा मिल गया हो। अनाया के मन में डर और दर्द के साथ एक और भावना उठी, दया और एक पुराना अनकहा प्यार। उसने आंखें बंद कर ली। संघर्ष धीरे धीरे थम गया। कमरे में सिर्फ भारी सांसों की आवाज रह गई। दक्ष की हालत, दक्ष पूरी तरह नियंत्रण खो चुका था। कभी वह उसके कंधे में चेहरा छुपाता, कभी उसकी सांसें और तेज हो जाती, जैसे उसके भीतर जहर दौड़ रहा हो। अनाया चादर को कसकर पकड़े हुई थी। आंसू उसके गले से बहते रहे। सॉरी, गले नहीं, आंसू उसके गालों से बहते रहे। बोल नहीं पा रही थी, बस सह रही। एक अजीब अंदर विरोधाभास आ रहा था। मतलब उसको विरोध करना था लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। उसके सामने वही इंसान था जिससे वह सीक्रेटली प्यार करती थी, लेकिन ये पल वैसा नहीं था जैसा उसने कभी सोचा था। वह खूबसूरत नहीं, यह खूबसूरत नहीं, कठिन था, दर्दनाक। रात लंबी होती गई। कमरे की रोशनी मंद थी। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। बाहर पार्टी खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस कमरे में एक तूफान अभी भी चल रहा था। धीरे धीरे दक्ष की हरकतें धीमी होने लगी। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। सांसें भारी होती गई और आखिरकार वह थक कर उसी पर गिर पड़ा, बेहोश। खामोशी। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। अनाया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह छत को देख रही थी, जैसे समझ ही नहीं पा रही हो कि अभी क्या हुआ। उसके अंदर दर्द था, डर था और एक टूटा हुआ सपना। धीरे से उसने खुद को उसके नीचे से निकालने की कोशिश की। दक्ष बिल्कुल बेहोश था। उसका शरीर एकदम ढीला पड़ गया था। वह किसी गहरी बेहोशी में था। अनाया ने कांपते हाथों से चादर अपने चारों ओर लपेट ली। बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसकी आंखें खाली थी। नई सुबह से पहले की रात। वह रात सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह कुछ बदलने वाली थी। भावनाएं और पूरी कहानी की दिशा। क्या यह गलती थी, साजिश या परिणाम? द फाइनल चैप्टर, जो लौट कर भी कभी वापस नहीं आई। कुछ महीनों बाद बारिश की हल्की बूंदें शहर पर गिर रही थी। आसमान धुंधला सा था, जैसे प्रकृति भी किसी दर्द को चुपचाप जी रही हो। रियांश का घर, वही बड़ा सा घर, लेकिन अब उसमें पहले जैसी रौनक नहीं थी। कमरे में हर तरफ गौरी की तस्वीर थी। लेकिन अब उन पर फूल चढ़े हुए थे। तस्वीर के सामने एक दिया जल रहा था। रियांश वहीं फर्श पर बैठा था, बिखरे बाल, सूनी आंखें, हाथ में वही पुरानी अंगूठी। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। तू वापस आई थी, आई भी तो सिर्फ जानने के लिए। सच्चाई तो देर से मिली। कुछ महीने पहले सक्षम और रियांश को आखिर सच पता चल गया था। खुशी वास्तव में गौरी ही थी, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी। अर्नब ने उसे बचाया था और नया नाम दिया था, नई जिंदगी दी थी, और फिर वो उसकी पत्नी बन गई।
गौरी नहीं रही, सिर्फ खुशी रह गई। सब कुछ खत्म कैसे हुआ? सच जानने के बाद रियांश ने उसे पाने की ठान ली, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात जब वो खुशी से मिलने जा रहा था, उसकी कार के सामने वही कार आई जिसमें खुशी और अर्नव थे। बारिश, फिसलन और एक भयानक टक्कर। हॉस्पिटल। अर्नव बच गया, लेकिन खुशी नहीं। मरते समय भी उसने सिर्फ एक ही नाम लिया, अर्नव। उसने कुछ भी याद नहीं आया, न रेयांश, न उसका अतीत, न उनका प्यार। रेयांश की आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं जीत गया, सच जान गया था, लेकिन हार गया क्योंकि तू मुझे पहचान नहीं पाई। सक्षम दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखें भी नम थी। उसने बहुत कोशिश की थी कि रेयांश को संभाल ले, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इलाज नहीं चाहते। सक्षम धीरे से बोला, चल बाहर चलते हैं, बहुत दिन हो गए। रेयांश मुस्कुराया नहीं, लेकिन वो मुस्कुराता भी कैसे? उसके दिल में जो लड़ाई चल रही थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, वो यही है। उसने तस्वीर की तरफ देखा, दूसरी तरफ अर्नव अब अकेले रहता था, बच्चों के साथ। उसने कभी दोबारा शादी नहीं की। हर रात वो उसी कमरे में बैठता था जहां खुशी बैठी रहती थी। उसने उससे किया वादा निभाया, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा परी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। परी ने सब देखा, सब जाना, लेकिन अभी कभी सच नहीं बताया, क्योंकि सच अब किसी को खुश नहीं कर सकता। दक्ष और अनाया, उनकी कहानी भी अधूरी रह गई। वो रात उनके बीच दीवार बन गई। अनाया नौकरी छोड़कर चली गई। दक्ष ने उसे ढूंढा, लेकिन वो जैसे दुनिया से गायब हो गई। बारिश तेज हो गई। रेयांश तस्वीर के सामने बैठा था। धीरे धीरे उसकी आवाज टूटती गई, तू मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। फिर उसने आंखें बंद कर ली। सक्षम ने दरवाजा खोला। रेयांश उसी जगह पर बैठा था, लेकिन अब वो सांस नहीं ले रहा था। चेहरे पर शांति थी, जैसे वह आखिरकार अपने दर्द से मुक्त हो गया हो। उसकी उंगलियां अब भी अंगूठी पकड़ी थी और सामने गौरी की तस्वीर। हमारी स्टोरी यहीं पे एंड होती है। रेयांश गौरी की याद में दम तोड़ देता है। अनाया खुद को बहुत ब्रेकडाउन फील करती है और लो फील करती है और नौकरी छोड़ के चली जाती है। आखिरकार उसने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके साथ होगा। दक्ष उसे ढूंढने की तो कोशिश करता है, पर वो काफी दूर जा चुकी थी। रेयांश सुकून से अपना जीवन वहीं तक रखकर छोड़कर वापस गौरी के पास चला जाता है। कहते हैं ना, कुछ प्यार कहानी पूरी नहीं करते, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं होते, बस दिलों में कैद हो जाते हैं और कभी कभी लौट कर भी वापस नहीं आते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब